बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। वैसे कल की सुबह बड़ी खुशगवार थी लाहौर में, क्योंकि ज़रा मौसम अच्छा था, लेकिन शाम तक फिर गर्मी हो गई और फिर आज सुबह फिर कड़कती गर्मी है और ऊपर से हल्की हल्की हवा में नमी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, जिसकी वजह से हब्स जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से अगर 35 डिग्री है टेम्परेचर तो वो 45 डिग्रीज महसूस हो रहा है। और ऑब्वियसली हर बंदे की बर्दाश्त जो है वो टेस्ट हो रही है, पेशेंस उनकी टेस्ट हो रही है, लोगों से सब्र नहीं हो रहा। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक सिचुएशन में थी, मैं कहीं पे थी, कहाँ पे थी ये तो नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन मैं कहीं पे थी तो बैठी हुई थी, किसी को मिलने के लिए गई हुई थी, तो एकदम से ना मुझे ऊंची सी आवाज़ आई कि 1000 दफ़ा कहा है कि जब मैं एंटर होता हूँ तो मुझे फ़ौरन पानी मिलना चाहिए। अच्छा, मैं घबरा गई, वो जो मेरे साथ बैठी हुई थी खातून, उनके हस्बैंड थे, वो भी घबरा गई। तो वो जब एंटर हुए तो आई थिंक उनको एहसास नहीं हुआ कि शायद मैं आई नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर नहीं खड़ी हुई थी, मैं ड्रॉप हुई थी। तो मैं अंदर बैठी हुई थी, तो वो जब एंटर हुए हैं भाई साहब, तो वो अपनी मिसेस पे भी बोलना शुरू हो गए। तो उनको कोई 2 सेकंड के बाद एहसास हुआ कि मैं भी बैठी हुई हूँ, तो वो एकदम से चुप हो गए। उन्होंने कहा, ओ जुगन कैसी हो, ठीक हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो कहते हैं सॉरी, वो तो पता ना गर्मी इतनी होती है, इतनी शिद्दत होती है कि फिर प्यास बर्दाश्त नहीं होती। असल में मैं अपने साथ पानी की बोतलें पहले लेके जाता था, फिर तुम्हारी इसी जानने वाली ने, कौन है मैं नहीं बताना चाह रही व्यूअर्स, बट मुझे ना, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, जो इतने धीमे और इतने सॉफ्ट लहजे वाले हैं कि मैं भी हैरान और परेशान हो गई। और फिर जब वो गए अंदर तो उनकी मिसेस ने मुझे कहा कि यार माइंड ना करना, एक्चुअली इतनी गर्मी है आजकल और बेचारे उनका काम ही इतना, क्योंकि उनका काम जो शख्स है उनका काम ज़्यादा सेल्स मार्केटिंग का है, तो उनका बहुत ज़्यादा बाहर का काम होता है। तो बंदा अगर गाड़ी पे भी होता है, आपको पता है व्यूअर्स, इतनी गर्मी की शिद्दत होती है, घरों के एसीओ ने जवाब दे दिया। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा यार चलो भाई, तो फिर भी गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, जो लोग मोटर बाइक पे या साइकिल पे होते हैं उन बेचारों का क्या हाल होता होगा। तो उस वक्त उन्होंने ही खुद, उनकी मिसेस ने ही कहा कि बस चुकन हर बंदे से नहीं सब्र किया जाता। तो उससे फिर मैंने सोचा कि आज सब्र पे बात करेंगे। देखिए, एक रिलीजियस कॉनोटेशन तो है सब्र की, मजहबी तौर पे आप किसी भी मज़हब को देखें तो आपको सब्र का पैगाम दिया जाता है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर व्यूअर्स देखें तो जब हम बेसब्रे हो जाते हैं या जब हम हाइपर हो जाते हैं तो एक्चुअली हम अपनी ही हालत गैर कर रहे होते हैं। और मुझे पता है कि आजकल सबकी बर्दाश्त ज़ीरो हुई भी है, क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी है, मूड ऑफ हो जाता है, इंसान इरिटेट हो जाता है, और फिर ज़रा सी कोई चीज़ होती है तो एकदम से बंदे का टेम्पर अप हो जाता है। वो लोग जो कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते, जैसे कि मैंने कहा कि वो जिन भाई की मैं बात कर रही हूँ, उनको तो कभी मैंने ऊंची आवाज़ में बात करते हुए ही नहीं सुना, और पिछले 20-25 साल से मैं इस फैमिली को जानती हूँ। तो मैं भी हैरान हो गई और उन्होंने माजरत भी की और फिर अंदर गए, और उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि यार माइंड ना करना, बेचारे एक ही चीज़ उनकी डिमांड होती है कि जब मैं घर आता हूँ, एंटर होते ही मैं गाड़ी की आवाज़ है, मुझे ठंडा पानी का एक गिलास दे दिया करो, ताकि थोड़ा सा, उनका भी पॉइंट ठीक है कि ठंडा पानी पियेंगे थोड़ा सा उनका पारा लो होगा तो उनका मूड भी ठीक होगा, बच्चों के साथ भी सही तरह फिर मिलजुल सकेंगे। सो बात यह है कि व्यूअर्स, उनकी भी फॉल्ट नहीं है, कुछ हमें भी देखना चाहिए कि एक तो हमें सब्र करना है, दूसरी बात हमने अगले की सब्र या बर्दाश्त को टेस्ट नहीं करना। अगर कोई इंसान एक रिक्वेस्ट करता है, देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि किसी की ड्यूटी है कि घर के बंदे को वो पानी सर्व करे वटेवर, लेकिन अगर एक इंसान थक हार के घर आ जाए, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो 2 लम्हे उनको सांस लेने के हमें देने चाहिए। मैं अपना एग्जांपल दूंगी व्यूअर्स, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि थक हार के टूट के मॉर्निंग शो किया, उसके बाद ड्रामे की शूट थी या कोई और शूट थी, बंदा घर आता है, एंटर होते ही जब आपके ऊपर एक वो जो कहते हैं ना अटैक हो जाता है घर वालों का, कोई स्टाफ वाला कह रहा है जी मैंने नहीं काम करना, फलाने मेरे से इस तरह से बात की, दूसरा बंदा कह रहा है, कुक कह रहा है कि जी बाजी मेरे से काम नहीं होता, गर्मी बहुत है, ये है वो है, ये लोग बार बार चाय मांगते हैं, अच्छा बच्चों के अपने मसाइल हैं, हस्बैंड अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो बंदा इरिटेट हो जाता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि बंदा इरिटेट नहीं होता, मैं खुद कभी कभी चीख पड़ती हूँ, सच्ची बात है, ऊंचा क्या बोल रहा, मैं चीख पड़ती हूँ कि यार क्या है। कोई कल ही मैं बल्कि ये बात कह रही थी कि यार 2 मिनट तो मुझे सांस लेने दिया करें, आप लोग घर पे हैं, आप डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, मैं बाहर के काम देख के अपनी मॉर्निंग शो, अब कल जैसे मेरे जो मेरी ब्रांड है स्किन केयर हेयर केयर की ऑर्गेनिक, उसके मेरे 2-4 काम थे, उसके कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हूँ, कुछ मिस्ट्स हैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ,
वो चीज़ देखी, उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई, वहाँ पे जाके मैंने कुछ एक दो चीज़ें करनी थी, फिर मैंने अपनी नेक्स्ट वीक की वार्डरोब अरेंज करनी थी। आपको पता है व्यूअर्स, आगे मुहर्रम आ रहा है, उसकी अलहदा एक मतलब ऑब्वियसली एक डिकोरम के साथ हमने चलना होता है, शादी वाले कपड़े तो नहीं आप ऐसे टाइम पे पहनते। सो द फैक्ट इज़ कि अपनी बहुत सी चीज़ें मैंने कल ऑर्गेनाइज़ करनी थी, सीधी करनी थी आगे के। तो ये सारी चीज़ें करते करते बंदा, आप सोचे, थक हार के घर आए और फिर एकदम से आपको 50 आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, 70 आपसे शिकायतें की जा रही है, बंदा क्या करे। सो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन हमने अपनी बर्दाश्त का लेवल हाई करना है, अपने सब्र के लेवल को बरकरार रखना है, बल्कि उसको ज़्यादा करना है, क्योंकि गर्मी है, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्स, हज़ार मसाइल चल रहे हैं और हर बंदा उनके अंदर मुब्तला है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं ये फेस कर रही हूँ, हम सब ये फेस कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं, हम कभी उनको नहीं देखते जो शायद आपके जितने आपके वाले फाइनेंशियल लेवल पे नहीं होते। अब जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो घर में पंखा भी ऑन कर ले, उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी। और फिर उसी इंसान को जब गधे की तरह काम करना कराया जाता है और फिर उस बंदे से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि उसका मूड भी अच्छा हो, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। तो हम सब ने व्यूअर्स एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। देखिए, मैं अब एक सेकंड चीज़ की तरफ आऊँ कि ये तो चले मौसम हो गया और हालात हो गए, एक और सिचुएशन है जैसे कि जिस्मानी मसाइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़न कम करना। अब हर बंदे की ऑब्सेशन होती है कि हमने वेट कम करना है, वेट कम करना है। वज़न चढ़ाते हुए तो हम सब्र का मुजाहरा नहीं करते। वज़न जब हम गेन कर रहे होते हैं, जब हमारा 1 किलो बढ़ा, 5 किलो बढ़ा, 10 किलो बढ़ा, 20 किलो अब नॉर्मल से हमारा वज़न ज़्यादा हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि वज़न हमारा एक हफ्ते में ऐसे उतर जाए, कोई ऐसी गोली मिल जाए, कोई ऐसी एक्सरसाइज मिल जाए, कोई ऐसी ट्रीटमेंट मिल जाए कि फ़ौरन हम स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं। तो व्यूअर्स, ये भी पॉसिबल नहीं होता। बर्दाश्त और सब्र और पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। सो आजकल मैं ये भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि लोग बहुत अजीबो गरीब किस्म की डाइट्स और ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं जो अंदर से इंसान को बिल्कुल खोखला कर देते हैं। गुर्दे मुतासर हो रहे हैं, जिगर मुतासर हो रहे हैं, अंदर से आपको दिल के प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए हैं, डायबिटीज़ का लोग शिकार हो रहे हैं। अब मतलब जब हम अपनी बॉडी को बार बार अजीबो गरीब किस्म की प्रोसेस से गुजारेंगे तो बीमारियां तो व्यूअर्स होंगी और तकलीफ़ भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो क्या बेहतर नहीं है कि जिस तरह अगर आपको वेट चढ़ा है 1 साल के अंदर, तो अपनी बॉडी को एटलीस्ट 6 महीने तो दे वज़न उतारने के लिए। हम कहते हैं कि ऐसे अगर हो सकता है तो हो, अदरवाइज़ हमारी पेशेंस ख़त्म हो जाती है। फिर इन चीज़ों की वजह से हम अपने लिए मज़ीद मसाइल पैदा करते हैं। व्यूअर्स, पतला होना सेहतमंद होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पतले हैं लेकिन 70 बीमारियों में मुब्तला हैं। सो हमने अपनी पेशेंस का दामन नहीं छोड़ना और तरीके से अपने आप को आगे लेके चलना है, वरना व्यूअर्स बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे अपनी लाइफ में। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत ही सब्र करने वाली प्यारी और बाहिम्मत दोस्त हैं, जो कसम से व्यूअर्स मैंने इस लड़की को कभी बुरे मूड में नहीं देखा और ये भी 1000 प्रॉब्लम्स को फेस करती है। मुझे इनकी लाइफ का पता है। एक मर्द औरत दोनों की जिम्मेदारियां उठाती हैं और इतनी खूबसूरती से उठाती हैं। तो बात यह कि फिर ये वो लोग हैं जो मेरे लिए रोल मॉडल्स हैं। हम लोग ना स्टार सेलिब्रिटीज़ को देख रहे होते हैं, रोल मॉडल्स हमारी अपनी लाइफ में होते हैं। शेफ़ तैयबा एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको मैंने हमेशा पेशेंस के साथ और बड़े फोकस के साथ और इतनी सॉफ्टली लोगों के साथ डील करते हुए देखा है कि मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक नहीं तैयबा जी, देखे जो मानने वाली बात है मानने वाली बात है। आपने कितनी दफ़ा मुझे देखा है बुरे मूड में, मूड ख़राब होते हुए। मैं अपनी पेशेंस लूज़ भी करती हूँ, मैंने कभी आपको इम्पेशेंट होते हुए नहीं देखा माशाल्लाह। आपके साथ मैंने सोशलाइज भी किया है, घर में हम लोगों ने गेट टुगेदर्स किए हैं, काम पे भी, मैंने कभी आपको हाइपर नहीं होते हुए देखा। जबकि आप भी माँ हैं, आप पे भी 100 जिम्मेदारी है। क्या करती हो ऐसा, हमें भी वो बता दो, हम भी कर लें। जुगन, मेरी जो खुशी है ना वो छोटी छोटी चीज़ों में होती है। आज की मिसाल दूँ, एक बड़ी छोटी सी चीज़ कि 2 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आज एक जैसा हो गया, तो इसी में खुश हूँ मैं। अब एक स्माइल रहेगी सारा दिन फेस के ऊपर कि जुगन ने भी वही सेम कॉम्बिनेशन पहना, दोनों बहनों ने मैचिंग की हुई है। तो ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी, क्योंकि जब यहाँ से निकलना है ना तो जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आपने फिर जो है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस माहौल में आप रहें ना वहाँ पे अपना 100% भी दें। देखिए, और आप उस माहौल को एंजॉय भी करें। जी बिल्कुल, आपकी अपनी एक जॉब है, बिल्कुल, ये तो एक आपका पैशन है। तो और हमने आपको घसीटा इसके अंदर के यार तैयबा आ जाओ व्हाटएवर। सो द पॉइंट इज, एक तो टीवी पे आना, आपको कन्विंस करना क्या हो, आपने इतने पेशेंटली सीखा
और तरीके से किया। 100 शुरू में जब स्टार्ट किया था 100 क्रिटिसिज्म होते थे तैयबा जी कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बात ऐसे करनी है, ये वाली बातें नहीं कहनी। बिल्कुल, आप अंडरस्टैंड करते हैं तो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं जुगन। और जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। आप देखें जब हम रोड साइड जा रहे होते हैं तो कितने डेली वेजेस वाले जो मजदूर हैं वो बैठे होते हैं। मैं उनके लिए यकीन करें दुआ भी करती हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ। बल्कि कल हम घर में भी बात कर रहे थे, बच्चे मामा गर्मी ये वो, मैंने कहा बेटा देखो आपके पास अल्लाह ताला ने छत दी हुई है, एसी लगा हुआ है, उन लोगों को देखो जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनका क्या हशर होता होगा इस गर्मी में। और मेरी जान बात ये कि लोग जिनों के घरों में एसीज भी हैं जी, सिंपल बात है, हम भी घर में एक कमरे में एसी लगा के बच्चे उसमें खेल कूद लेते हैं। हमजा जो है अक्सर जब डे टाइम में जब वापस आता है, क्योंकि आजकल इंटर्नशिप कर रहा है, मैंने इसको यही कहा है कि बेटा अगर कुछ देर आके एसी में बैठ के फिर बंद कर दिया करो, फिर फ़ैन चला लिया करो, या जहाँ पे बच्चे खेल, जिस तरह अगर बच्चे मेरे वाले कमरे में बैठे हुए एसी लगा हुआ है, हम वहाँ पे, तो वहीं पे आके फिर अपने कंप्यूटर पे बैठे काम कर लिया करो। जितने ज़्यादा एसी चलते हैं उतना ज़्यादा बिल आता है। बात कंजूसी की नहीं है जान, बात ये कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो हम तो फिर भी एसी में बैठ जाते हैं। आप उन लोगों को देखें, अब जब पिछले दिनों मैंने कूलर लिए घर के सारे स्टाफ के लिए, माशाल्लाह काफ़ी लोग काम करते हैं घर में, 4 कूलर उधर लिए और 1 कूलर एक्स्ट्रा हमें चाहिए था गेट के ऊपर, क्योंकि अगर कोई ड्राइवर वगैरह लोग आते हैं तो कूलर भी फिर वो वाले लिए जिनमें आप आइस पैक वगैरह रखते थे। तो रॉयल के मैंने 5 कूलर्स खरीदे। अब बात ये कि बात ऑब्वियसली लाख से ऊपर में चली गई, बिल्कुल, तो मैंने बड़े सेव करके किया, क्योंकि मुझे ये था कि यार हम फिर भी ऐसे में बैठे, अगर स्टाफ के पास कूलर तक नहीं होगा तो उनका क्या हाल होगा। और सीधी बात है किस तरह बंदा काम करे। ये बहुत बड़ी बात है जुगन, हर कोई इस तरह नहीं सोचता। आप यकीन करें जिस तक मैंने स्टार्ट किया ये प्रोफेशन, तो घर में तो मतलब एक तरह का टेम्परेचर होता था ना किचन में, अब वहाँ पे ये कभी बुचरी में जाना है, कभी आपने हॉट किचन में जाना है, तो वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जब मैंने फेस किए ना, तो मुझे कुछ लोगों की बड़ी याद आई। और मैं अभी यहाँ पे ऑन एयर उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहती हूँ, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारे वार्डन्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो किस तरह के टेम्परेचर फेस करते हैं। ट्रैफिक पुलिस यार, जिनका एक्चुअली काम है। आप कभी व्यूअर्स रोड पे जो बंदा जिसका नहीं होता इतना जाना, आज दोपहर को 1-2 बजे जाके ना सिर्फ अपने घर के बाहर जो गली है उसमें जाके रोड पे खड़े हो जाएं, जमीन से आग निकल रही होती है और उस पे वो लोग बंद बूट्स के अंदर सॉक्स, तो हमें उनको खराज तहसीन नहीं सिर्फ पेश करना व्यूअर्स, हमने फिर कुछ करना भी है। जैसे कि घर के बाहर और कुछ नहीं तो मिट्टी का एक ठंडे पानी का मटका और साथ में कप रख दे कि अगर किसी को प्यास लगे तो पी ले। ये तो कर सकते हैं ना। जो बंदा आपके गेट पे आए, खाना को कोई डिलीवरी वाला बंदा है, उसको पानी का, भाई आपने बाहर तो जाना ही है ना लेने के लिए डिलीवरी, डबल चक्कर ना लगाएं, ग्लास ठंडा पानी का लेके बाहर जाएं, उस बेचारे से जो भी है आपको देने के लिए आया चीज़ उसको पानी दें, उससे चीज़ पकड़ें, ग्लास पकड़े, वापस आ जाएं। व्यूअर्स छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आई प्रॉमिसली व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। वैसे तो आज हम किचन में भिंडियाँ बना रहे हैं। मेरा दिल है कि आज मैं भी आपसे सीखूं, क्योंकि मुझे भिंडी नहीं सही बनानी आती। आई बी वेरी ऑनेस्ट, या तो बहुत लेस वाली भिंडी बन जाती है या फिर इतनी ओवर कुक हो जाती है कि वो काली हो जाती है। तो इफ़ यू डोंट माइंड। जी जी वेलकम प्लीज़। मैंने तो बल्कि सुना था कि आज आप नहीं है किचन में, तो मैंने कहा आज जुगन ने भिंडी में मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं, मैंने नहीं साथ छोड़ा आपका, एक्चुअली हमारा नहीं था प्लान। अच्छा, बट मैं चाह रही हूँ कि अगर आज आप मुझे भिंडी बनाना सिखा दें, बिकॉज सच्ची बात है गोश्त वगैरह की चीज़ें हम आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि वो भून के पका के उनका मलीदा भी निकल जाए तो क्या होगा, गोश्त ज़्यादा नरम हो जाएगा, सब्जी खराब हो जाती है। एक्चुअली ट्रिकी चीज़ सब्जी होती है। सो आज हम आपको व्यूअर्स ऑन एयर भिंडी मसाला बनाना सिखाएंगे। लोग भिंडियों के शौकीन तो होते हैं, तो और मर्द, ये स्पेशली हम सेगमेंट मर्द हज़रात के लिए करते हैं, ख़वातीन तो फिर भी कर लेती हैं, बॉयज़ के लिए भी कुकिंग करना और सीखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ नहीं तो फिर आपको एहसास होता है कि एक्चुअली जब ख़वातीन किचन में कुकिंग कर रही होती हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं और कितना टफ काम है। तो ब्रेक के बाद हम मिल के दोनों बहनें बनाएंगी भिंडी मसाला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं ज़रा अपना पैंडा का एप्रन पहन लूँ। वैसे तो कपड़े काले हैं, ख़राब होने का खदशा कम है, लेकिन फिर भी डिज़ाइनर्स का लिहाज करते हुए, क्योंकि कपड़े भी भाड़े के होते हैं व्यूअर्स, आपको पता ही है आजकल के ज़माने में। और बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस।
आपको पता है एक वक्त होता था जब हम लोग ना या तो खुद कपड़े खरीदते थे या डिज़ाइनर से जो है वो हमें कपड़े एक तरह से गिफ्ट कर देते थे। अब ये एक अच्छा ट्रेंड है कि कपड़े जो हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं सस्टेनेबल फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सच्ची बात है शेफ तैयबा, कपड़े अलमारियों में जमा कर करके क्या करने, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अ रिडिकुलस थिंग टू डू। अच्छा, आज हम, मुझे बता दें मैं क्या करूँ, फिर आप अपनी ठीक रेसिपी है, भिंडी मसाला हम बना रहे हैं और उसके लिए आप भिंडी पहले मुझे बस फ्राई कर दें। इसमें ऑयल और डाल, इसमें नहीं बस बहुत है ऑयल इतने में ही? जी। अच्छा। तो हम इसको ये स्टर बड़ा फ्राई मैंने करें। वॉक इसीलिए लिया है, ये चम्मच पड़ा हुआ इधर के, ये इसी में इसको हमने हार्डली इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल का ऐड किया जुगन, और इसी में हम इसको फ्राई करेंगे। मगर इसमें लेस क्यों नहीं है इस भिंडी में? इसमें लेस नहीं है, मैं भी आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय अच्छा स्टेप चलिए आप बताइए, मैं तब तक इसको रोस्ट करती हूँ, मुझे बस बता दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। भिंडी मसाला, भिंडी 1 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज 1 किलो है, टमाटर 4 से 5 अदद है, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, हरी मिर्च 3 से 4 अदद है, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, और ज़ीरा पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। अच्छा, सबसे पहले हम इसके जो इसको वॉश करने का तरीका उसकी तरफ आ जाते हैं। आपने एक खुले बर्तन में, कोई भी आप घर में जो भी आपकी पतीली है, पॉट है, वो ले लें, उसमें ज़्यादा सारा साफ़ पानी डाल के उसमें आपने भिंडी जो है अच्छी तरह वॉश करके उसको स्टेन कर देना है। स्टेन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने छोड़ देना, लाइक 2 घंटे तो मिनिमम इसको ड्राई होने में लगेंगे। उसके बाद आपने कोई भी जो आपका किचन नैपकिन है, टॉवल है साफ़, उसके ऊपर इसको फैला दें, और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है मतलब आपने फ़ौरन यूज़ कर लेना है, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना दोबारा से। जिस टाइम आपने कटिंग उस टाइम करनी है जब आपने इसको पका लेना है। और अभी ये जिस तरह आपके सामने थी बिल्कुल ड्राई थी भिंडी, और इसको जो है हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेके डीप फ्राई नहीं करना आपने बिल्कुल भिंडी। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे भिंडी खाने में ये होती है कि मुझे भिंडी का जायका बहुत पसंद है, लेकिन वही वाली प्रॉब्लम ना, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया कि जब भिंडी बनानी है उसको इस तरह फ़ौरन ही कट करके, उस लेस हाथ में आ रही है उसको तेल में डाल दें और डीप, इसीलिए मैंने कहा इतना सा तेल। अब देखिए ये इतना इसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑयल डाला है कि इससे आपको एटलीस्ट वो जो बाइट लेते हैं और इतना तेल मुंह में आ जाता है, वो नहीं आएगा बिल्कुल। उससे ना भिंडी का टेस्ट सारा खराब हो जाता है और भिंडी की शेप भी सारी खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जुगन ये सब रेसिपीज़ देखें जो हमारे घर में चीज़ें बन रही हैं, मोस्टली वो सेम ही रेसिपी होती है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है कुकिंग मेथड का, जो है वो प्रोफेशनल बंदा जो है उसको पता होता है कि क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ, आप लोग अब सोच रहे होंगे कि हम वेजिटेबल्स और इन चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे व्यूअर्स के कि भाई एक तरफ तो लोग कह रहे हैं ये क्या आप लोग भिंडी सब्जियां वगैरह बना रहे हैं, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है व्यूअर्स, देखें ये सारी चीज़ें जो हम घरों में बनाते तो है, बट कभी कभी हमारा बनाने का तरीका गलत होता है, अनहेल्दी होता है, और हम खुद प्रोग्राम पे कहते हैं कि जी सब्जियां खाएं, फल खाएं, और फिर हम आपको कोई चीज़ ही नहीं बताते उससे रिलेटेड बनती। तो ये बताने का मकसद जुगन यही था कि आप बड़ा वॉक लें इस तरह का, और इसमें आप जो है इसको कुक करें, तो देखें ये हीट के साथ ही उसके ऊपर जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम जो दूसरा मैं भी यहाँ पे पैन रखती हूँ उसमें मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, जिसमें मैं पहले प्याज ऐड करूँगी। और प्याज को आपने बिल्कुल कलर नहीं देना, मतलब ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा, इसका कलर लाइट मतलब वाइटिश की तरफ ये जाएगा, तो उस टाइम पे हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। और टमाटर जो है वो उनको मैंने हल्का सा लाइट सा ना ग्राइंड कर लिया। इसी के अंदर ना बनाना शुरू कर दे मसाला। इससे बड़ी है जो हम वो ले लेते हैं, वो पीछे बड़ी है। ठीक है, इससे बड़ी है। तो उसके साथ अदरक लहसुन की पेस्ट हम ऐड करेंगे उसमें, जो मैंने आपको बताया टमाटर जो मैंने थोड़े से ब्लेंड कर लिए थे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया उसका मैंने, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ जी, फिर वो मकसद हमारा ख़त्म हो जाएगा ना जो हमने उसमें कम ऐड किया। चले ठीक है, चले। अब देखिए ना व्यूअर्स, ये सब चीज़ें हम अक्सर करते हैं। जैसे मैं होती, सच्ची बात है, तो मैंने कहना था कि चलो डाल गया खैर है, यू नो, बट वो खैर है वाली चीज़ जो है ना, वही फिर जो हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया तो फिर मसाला भी मसाले में हम ख़राब कर देंगे, भरा हुआ नहीं आपने बनाया। और उसके बाद जो है हमने सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको रेसिपी में बताए हैं वो हम ऐड कर देंगे। और जब हमारे प्याज जो हैं वो गल जाएंगे तो उस वक्त हम जो है इसमें, और मसाले की भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। और अगर आप दो एक साथ बनाते हैं इस तरह करके, अब देखिए ऑल थ्रू मैं कर रही हूँ, अगर आप लोग ये भिंडियाँ देख रहे हैं, लेस आपको कहीं नहीं नज़र आ रही, सिर्फ हम एक तरह से इनको
हल्का सा टोस्ट कर रहे हैं। जी, और प्रोफेशनली इसकी एक और टिप भी है जुगन, वो ये है कि जिस वक्त आपकी भिंडी फ्राई हो जाती है तो आपने, जिस तरह मेरे पास 1 किलो थी, तो उसमें ये हाफ लेमन जो है आप स्क्वीज कर दें उसको ना, जब फ्राई हो जाएगी फिर। अच्छा, अब तो इसमें इससे भी लेस सारे प्याज डाल दें? हाँ जी, इसमें डाल दें। और दूसरा ये मैंने आपको बताना था कि मैंने 1 किलो प्याज और 1 किलो भिंडी लिया, लेकिन ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप भिंडी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो उसकी क्वांटिटी उतनी रहने दें, प्याज कम कर दें। नहीं तो भाई, ये जो रेशो जो है ना, ये आप अपने के साथ ही मजे का लगता है। तो ये अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और देखिए ना, आप ऑयल कितना कम डालें, आपको साफ नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो, ये जो आप लोग प्याज मेरे से खिलवाते हैं ना मुझे, बात ये कि व्यूअर्स, एंड कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मिलजुल के भी हो सकती है। आई नो आजकल गर्मी बहुत है, ये वो, इसीलिए हमें कोशिश, मैंने क्यों साथ ही ये वाली चीज़ स्टार्ट कर दी, क्योंकि व्यूअर्स होता ही है कि जब आप दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं ना तो आपका टाइम सेव हो जाता है। तो आपका टाइम सेव होता है तो उसमें फिर आपका टाइम किचन में कम लगता है। बिल्कुल। और आजकल तो सच्ची बात है, क्विक रेसिपीज़ बनानी चाहिए। इसी रेसिपी के अंदर जब आप मसाला बना लेते हैं तो आप अगर चिकन डाल देते हैं जी, एक ऑप्शन के तौर पे, या कीमा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। उसको आपने भून लिया, वो रेडी हो गया, उसके बाद आपने भिंडी डाल दी। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैंने एक तरफ अपनी फ्रेंड के घर को भिंडी आलू उन्होंने बनाए हुए थे, अच्छा, जबकि भिंडी आलू की कॉम्बिनेशन नहीं मुझे समझ आई, बट मजे की थी। बिल्कुल। बट उनका वही था ना, उन्होंने भिंडी डीप फ्राई की हुई थी। और दूसरा वो बनती है जुगन कुरकुरी ना भिंडी, वो अगर आपके बच्चे नहीं लाइक करते तो जस्ट आपने इसको स्प्लिट कर लेना है। जो भिंडी आपके पास पूरी शेप में है ना, उसको आपने स्प्लिट कर लेना है, उसके एजेस और एंड काट के, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करें, स्पाइसेस ऐड करें और शैलो फ्राई कर लें, आप डीप फ्राई ना करें। तो इस तरह की जो ऑप्शन होती है ना, ये आपकी राइस, जैसे आपने दाल चावल बनाए हैं उनके साथ इतना मज़ा आता है इनका, ऊपर डाल के साथ सर्व करें एज अ कॉन्डिमेंट, तो बहुत अच्छा लगता है। बट याद रखिए वो अब एक डीप फ्राइड चीज़ है। आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह करके आपने इसको आधा टोस्ट कर लिया और उसके बाद आपने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया, बिल्कुल, तो आपको वही क्रिस्पी वाली लुक आ जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं इनको कुरकुरी, और उसके ऊपर फिर आपने हल्का सा अगर नींबू डालना है तो नींबू डाल के ऊपर से आपने चाट मसाला डाल दिया, आपकी कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई। और ये वाला जो प्रोसीजर है जो आप कर रही हैं जोगन, इसको फ्राई करने का, ये आपने मतलब लो हीट पे नहीं करना, मीडियम पे भी नहीं करना, आपने हाई फ्लेम रख के उस पे ये सारा आपने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना। क्योंकि देखिए ना, सब पे हल्का हल्का ऑयल लग गया, बिल्कुल ऐसे। अब इट इज़ मोर देन इनफ, उसके अंदर नहीं जज़ब हुआ। अब आप इसको डालेंगे एयर फ्रायर में तो बड़ा इजीली आपका ये काम हो जाएगा। और बात ये कि बजट के अंदर, अभी ये भिंडी कितने की थी किलो? ये मिली है मुझे 180 की। सारी चीज़ें मिला के कितने की आई? मतलब राउंड अबाउट 2000 का खर्चा आया सारी चीज़ों के ऊपर, ऑयल वगैरह, मतलब हर चीज़ डाल के मसाले, क्योंकि हमने तो क्वांटिटी कम इस्तेमाल करनी है ना ऑयल की, लेकिन लेके तो मैं पूरा पैकेट आई हूँ। हाँ, तो वो नहीं, बट देखिए, नहीं, लेकिन अगर आप डिश की कॉस्ट हमें मतलब राउंड अबाउट 9 to 1000, मतलब कि 1000 रुपए के अंदर अंदर आपकी ये पूरी डिश तैयार हो जाती है। हम ये भी चाह रहे हैं कि बजट के अंदर रह के, क्योंकि वही वाली चीज़ है, लोग कहते थे कि बाजी आप मटन बता रही हैं, वो बता रही हैं चीज़ें बनाने के लिए जो इस वक्त हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल। अगर आप भिंडी भी बना रहे हैं तो उसको फिर इतना मज़े का बनाएं कि घर वाले उंगलियां चाटते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैनेज करना है हर किसी ने अपने हालात और अपने बजट के हिसाब से। तो मज़े की बनी हुई भिंडी एवं बनी हुई मुर्गी के सालन से 100 गुना मज़े की जी। और साथ अगर आप, जिस तरह गर्मियाँ हैं, अभी केरी का सीज़न है, कच्चे आम का, उसकी आप चटनी बना के साथ रखें टेबल पे, और साथ आपका रायता हो, तो इन चीज़ों से और चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाता है। बिल्कुल, इट्स अ मैटर ऑफ मैनेजिंग व्यूअर्स। सीधी बात है, जितनी आप बेहतर मैनेजमेंट करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि वी शुड मेक थिंग्स ईजी फॉर ईच अदर। अच्छा, अभी ना आपको पता है ब्रेक के बाद हम बात करने लगे हैं शेफ तैयबा अबाउट वेट लॉस एंड एस्थेटिक्स। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हमारी, मैं सोसाइटी में ये देख रही हूँ, वो जो सब्र की बात, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है, हमें सब्र नहीं है, हम नहीं वेट कर सकते कि अगर वही चीज़ ना, वेट आपने साल में चढ़ाया, उतारना आपने 1 हफ्ते में, कि जी 2 हफ्ते बाद हमारी फैमिली में शादी है तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं वेट कैसे कम करूँ। फिर अजीबो गरीब प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे ने अपने घर के अंदर ना एक दुकान खोली हुई है। मतलब जो भी आपने ऑनलाइन देखा आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाते हैं, ये नहीं देखना नहीं कि यार, मैं बताऊं क्या को सूट करता है या I'll give you an example what I mean। जैसे कि लोगों ने अपने घरों में ना, कि हमने जी हम अपनी घर की बेसमेंट में फॉर एग्जांपल पार्लर टाइप चीज़ खोली हुई है, वहाँ पे आप आएँ जी, हम आपको वेट लॉस इंजेक्शन भी लगा देंगे, हम आपको वेट लॉस की ड्रिप लगा देंगे, हम आपका ये प्रोसीजर कर देंगे। और होता ये है कि बाद में उससे जो नुकसान होता है वो बड़ा इमेंस होता है।
तो ये काम इस तरह से बेसमेंटों में जाके लोगों के पार्लरों में जाके नहीं होते। जो काम जिस डॉक्टर या जिस प्रोफेशनल का है आपने उसको उस तरीके से लेके चलना है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें फाइनली कि हमने करना क्या है, क्योंकि फिर हमने ब्रेक की तरफ बस ये इसका थोड़ा सा कलर हम और देंगे, ज़्यादा हमने ब्लैकिश नहीं करना है इसको, लाइट सा कलर इसको और आ जाए तो ये मसाला कंप्लीट करके, क्योंकि वो बड़ी वॉक है तो हम उसमें इसको सारा शिफ्ट कर देंगे और फिर दम पे रख देंगे। दम पे रख देंगे। तो साथ साथ साइमल्टेनियसली ये हो रहा है। प्रॉबेबली हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जब तक कंप्लीट होगा हमारा पूरा खाना जो है वो तैयार हो होगा चुका इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखें, इट्स अ बेटर आइडिया। अभी ब्रेक के बाद अगर आप भी वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको अजीबोगरीब मशवरे दिए जा रहे हैं कि ये कर लो तो ये टीका लगवा लो, तो ये कर लो तो वो कर लो, तो उससे रिलेटेड हम आपको गाइडेंस भी देंगे और प्रॉपर तरीका। हम ये नहीं कह रहे कि ना करें। सो ऑफ कोर्स अगर आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आप तंग हो रहे हैं या जनरली यू आर नॉट हैप्पी, हेल्थ रीजंस जो भी हैं, तो फिर हेल्दी अंदाज में पॉजिटिवली उस वेट को कम करने की तरफ कैसे जाएं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस सेगमेंट का एक ही सवाल है और वो ये है कि क्या तेज़ी से वज़न कम करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। और व्यूअर्स, आपको भी पता है कि तेज़ी का तरीका यूजुअली जब लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं वो लाइपोसक्शन होती है। लोगों को लगता है कि ये वेट कम करने का तरीका है। आज हमारे साथ एक रिनाउंड एस्थेटिशियन है जिनके 3-4 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर लाहौर माशाल्लाह, और इनका अपना ये पर्सनल काम है और सारे क्लिनिक्स को खुद जाके देखते भी हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं, काम भी करते हैं। और क्योंकि इनके क्लिनिक्स में ये काम काफ़ी ज़्यादा होता है इन द सेंस कि बहुत से लोग आके इनको अप्रोच करते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो अक्सर रिफ्यूज़ भी कर देते हैं कि देखें आपके लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है। तो इनसे ही गाइडेंस लेते हैं। हमारे साथ उमर इलियास भट्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, मुझे ये बताओ, आपसे भी मेरी जब बात हो रही थी तो आपने मुझे कहा था कि मैं रिफ्यूज़ भी कर देता हूँ जब कोई बात अनरीजनेबल कर रहा होता है या कोई गलत कर रहा होता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि तेज़ी से वज़न कम करने के तरीके लोगों के जहन में क्या हैं? एक तो लाइपोसक्शन जो कि क्योंकि बहुत आम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका माइंड एक तो वहाँ पे जाता है, लेकिन उस कुछ हद तक कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस होते हैं उसमें। अगर नेग्लिजेंसी ना की जाए, अगर प्रॉपर सर्जन्स की सुपरविजन में किया जाए तो फिर तो ठीक है लाइपोसक्शन। लेकिन वेट लॉस से नहीं होता। हाँ, वेट लॉस में आप कह सकते हैं जस्ट स्पेसिफिक पार्ट की फैट जैसा आपकी कवर। देखिए, सर से पाँव तक तो व्यूअर्स लाइपोसक्शन हो नहीं सकती। हमने देखे हैं ऐसे केसेस, ऐसे ही है जिन्होंने की है, बट वो ऐसे केसेस थे जो हार्ट पेशेंट्स थे या कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम थी और उनकी सर्जरी करनी थी कोई मेजर, इसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये किया। प्रेडोमिनेंटली लाइपोसक्शन एक एरिया के, जैसे कि आपका बाजू जो है, आपके बाजुओं पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट है और बाकी आपकी बॉडी ठीक है, आप उससे तंग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा कम। आप डॉक्टर पे जाएं, डॉक्टर कहे कि जी ये फैट से ज़्यादा स्किन लटकी हुई है, ये स्किन कट होगी और वो होगा। वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। जैसे कि पेट पे कुछ लोगों के यहाँ पे चर्बी जम जाती है तो लोग फिर वहाँ पे स्पॉट की लाइपोसक्शन कराते हैं। सर से पाँव तक लाइपोसक्शन हो नहीं सकती। तो अगर आपका नॉर्मल वेट से 50 किलो वजन ज़्यादा है तो लाइपोसक्शन आपका 50 किलो वजन नहीं कम करेगी, क्योंकि उसमें भी एक लिमिटेशन होती है। बिल्कुल, मैक्सिमम 5 to 6 kg हम लोग पर पार्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बोला वो स्पेसिफिक पार्ट की फैट के लिए, नॉट फॉर होल बॉडी, कि हम लोग पूरी बॉडी का वजन नहीं कम कर सकते उससे। क्योंकि उमर पहले लोग यही तो करते थे जी, जाते थे, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। डॉक्टर्स भी जो नए नए इस फील्ड में आए थे वो बड़े एक्साइटेड थे, वो उन्होंने की और फिर लोगों की डेथ भी हुई। ऐसे ही है, नेग्लिजेंसीज में डेथ भी हो जाती है, लोग उसमें चले गए, इंसुलिन शॉक में चले गए क्योंकि बॉडी से इतना फैट निकल गया एकदम से। सो आपने बॉडी की सकत भी देखनी है। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे लड़कियां और लड़के दोनों परेशान होते हैं वेट लॉस के लिए जी, ख़वातीन डाइटिंग्स वगैरह करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, लड़के ज़्यादातर ऊटपटांग चीज़ों की तरफ जाते हैं। लड़कों को क्योंकि ज़्यादातर वर्कआउट का होता है कि उन्होंने जिम जाना है, तो उसके लिए उनके जो कोच होते हैं स्पेशली उनको गाइड कर देते हैं प्रोटीन शेक्स के लिए। वो हैवी प्रोटीन्स इनटेक करना शुरू कर देते हैं, लाइक बीफ मीन्स लेना शुरू कर दिया या प्रोटीन शेक लेना शुरू कर दिए, जिसके बाद उन लोगों को बॉडी एक्नी, फेस एक्नी, पिंपल्स, इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। तो जैसे कि आपने बोला कि इसके अलावा कुछ हकीमी तरफ भी जाते हैं, टोटकों की तरफ भी जाते हैं कि फ़लाँ फकी या फ़लाँ चूरन भी हम लोग अगर खा लेंगे तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा।
तो जबकि ये सॉल्यूशंस नहीं है। और इन चीज़ों से देखिए लॉजिकल बात है व्यूअर्स, आपके जिस्म में होगी तजाबियत बढ़ेगी। उसके अलावा आप जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे, आपके सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे। अच्छी भली बिल्कुल क्लियर स्किन वाले लड़के जो हैं पूरे मुंह पे इतने बड़े बड़े फोड़े जैसे दाने, बैक के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ऐसे ही है, क्योंकि आपने गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया। वजन तो कम हो गया लेकिन शक्ल बिगड़ गई, ऐसे ही है। तो फ़ायदा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे हो गए या प्रॉपर डाइट प्लान्स हो गए, पहले इनको डाइट follow प्लान करना वगैरह की, चाहिए। फिर उसके बाद जी ट्रीटमेंट्स पे बिल्कुल। आएंगे। हाँ। और डाइट प्लान्स भी जैसे ऐसे होते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि डाइट का मतलब ये है कि हम लोगों ने खाना पीना ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ चीज़ों का अवॉइडेंस होता है और कुछ चीज़ों का सिलेक्शंस होता है कि जो बुरी चीज़ें होती हैं वो आपने अपने डाइट से, अपने खानों से निकालनी होती हैं, और जो अच्छी हेल्दी चीज़ें होती हैं वो अपने डाइट प्लान में ऐड करनी होती हैं। जैसे कि स्पेशली प्रोसेस्ड आइटम जो हमारे पैकेट आइटम्स होते हैं, इंस्टेंट नूडल्स या चिप्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। या जो जंक्स हैं स्पेसिफिकली पिज़्ज़ाज, बर्गर, शवारमास, इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। स्वीट आइटम्स, क्योंकि स्वीट आइटम जितना हम लोग इंटेक करते हैं हमारा इंसुलिन लेवल हाई होता है, जिससे हमारा बॉडी में फ़ैट का जो है सिलसिला ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि हम लोग इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल रखें, एक अच्छा डाइट प्लान को फॉलो करें, देन एक एक्टिव लाइफस्टाइल, जिस पे अगर हम लोग कहते हैं कि आपने वन आवर लाइक 60 मिनट्स या 90 मिनट्स का जो है वो वर्कआउट करना है या वॉक करनी है, जिससे आपका लाइफस्टाइल जो है एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। ये मेजर जो है रीजंस हैं जिसकी वजह से आप नेचुरली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बट बात ये कि ये और आपके क्लिनिक पे और बहुत से एस्थेटिक क्लिनिक्स जो होते हैं वहाँ पे आप लोगों ने न्यूट्रिशनिस्ट या इन हाउस रखा होता है डाइटिशियन, बिल्कुल, या proper फिर diet plan। हाँ, या फिर आपको रिफ़र करते हैं। जी देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट व्यूअर्स। ये लोग 3 दफ़ा लाइपोसक्शन एक बंदे की करके उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ऐसे ही। लेकिन बात यह कि अपनी बॉडी को आप, अगले की बॉडी को आपने डैमेज तो नहीं करना ना, नुकसान तो नहीं देना, क्योंकि जब आप लाइपोसक्शन करते हैं तो कोई ना कहीं वहाँ पे स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। उसके जो मार्क्स हैं वो लाइफ टाइम तक रिमूव नहीं होते जब तक आप उसको सर्जिकली ही रिमूव ना करवाएं। और ये आपने लाइपोसक्शन की बात की है, अब तो एक ड्रग आना शुरू हो गया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो पूरी बॉडी का वेट लॉस के लिए कारआमद है, लेकिन उसके साथ साथ फैट, आपका मसल भी लॉस होता है। एग्जैक्टली अब मैं 2 लोगों को जानती हूँ पर्सनली जिन्होंने ये किया। एक ने ये वेट लॉस के टीके लेने शुरू किए। एक्चुअली व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वेट लॉस के वो टीके नहीं हैं, एक्चुअली वो टीके हैं उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं। वो डायबिटिक लोगों के लिए उनकी इंसुलिन को मैनेज करने के लिए लिए जाते थे, क्योंकि उनकी एक्सेस होती थी और साथ में उनका वेट भी कम हो जाता था, क्योंकि अक्सर लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उनका मोटापे का इशू भी होता है। या आप सिवियरली प्री डायबिटिक हों, यानी कि बिल्कुल डायबिटिक होने से एक कदम आप पहले हों, तो आपको फिर आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। अब लोगों ने अपने क्लिनिक्स में प्रिस्क्राइब करने शुरू कर दिए। इसके बारे में की जगह पार्लर्स में भी, और इवन लोग डायरेक्टली इसको बाय करके, क्योंकि आप इजी टू यूज होता है, जैसे आपने इंसुलिन इंजेक्ट करनी होती है वैसे आपने जस्ट बेली पे वैसे ये गूगल ने ना और एआई ने हमारा बेड़ा गर्क किया बहुत ज़्यादा। अब चैट जीपीटी पे लोग डालते हैं जी वेट लॉस के इंजेक्शन का नाम बताएं, वो आपको बता देते हैं। उसके बाद पूछते हैं इस्तेमाल करना कैसे करना है, वो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक मैं मर्द को जानती हूँ जिसको डॉक्टर ने ही कहा कि आपने लेना है ये, और हमारे बड़े करीबी हैं, उनको कहा कि आपने लेना है, उस बंदे ने लेना शुरू कर दिया। उनका मसल लॉस इतना हो गया कि अब उनके गोडों में प्रॉब्लम हो गई है, नीज में प्रॉब्लम हो गई है और एल्बोज में प्रॉब्लम हो ऐसे गई ही है, ऑस्टियोपोरोसिस का, बोन्स का इशू उनको मिलेगा मसल लॉस में, और उनकी पूरी बॉडी की वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। फिजियोथेरेपी उनकी शुरू हो गई है। ऐसे ही। उन्होंने यही कहा कि जुगन यार ये क्या था। मैंने कहा आपको, मैंने कहा था कि जी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो कर दिया है, लेकिन आप डायबिटिक तो नहीं है। कहता है यार मैं सिवियरली प्री डायबिटिक था, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमें भी देखना चाहिए ना कि इस चीज़, अगर आपने, क्योंकि उस इंजेक्शन से नौजिया भी होते हैं, तबीयतें भी ख़राब होती हैं, फटीग होती है, बंदे के मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने कंट्रोल करके हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले जाएं, बेटर वजन कम करें। तकलीफ तो उसमें भी आपको होनी है, ऐसे ही है, बल्कि कम तकलीफ होगी, कम से कम उल्टियाँ और तबीयतें ख़राब और फिर मसल लॉस और फिर फिजियोथेरेपियाँ और फिर और दवाइयाँ लेके उस चीज़ को ठीक करना, तो आपके गुर्दों और जिगर का क्या हाल होगा। ऐसे ही है। और उसमें मैंने मैडम स्पेसिफिक डोज होती है, लाइक आपने देखा होगा 1 mg का वो मोस्टली एक पेन होता है, ठीक है, मैं उसका नेम नहीं मेंशन कर रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने रेकमेंड किया आपके 2 mg और आप ले लो 3-4 mg या 5 mg, तो डेफिनेटली वो जो जैसे आपके केसेस में आपने बताया कि आपके वो जो जानने वाले थे, मे बी उस केस में ऐसा भी हुआ हो। नहीं, उनके केस में तो ये हुआ था कि उनके ऑलरेडी मसल रिलेटेड मसाइल थे जो उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस नहीं किए थे। फिर उन्होंने जब डॉक्टर को बताया और अपने उन्होंने जो ऑर्थोपीडिक के बंदे जिनके साथ डील करते हैं उनको मुशावरत में लाए, तो फ़ौरन फिर उसको रोका, लेकिन रोका भी तरीके से। अब क्या करते हैं लोग, वजन कम हो गया चलो जी छोड़ देते हैं,
उसको छोड़ने का भी एक तरीका है। होता है। जैसे स्टेरॉइड आप लेते हैं तो छोटी डोज से आपको बड़ी पे लेके जाते हैं और फिर बड़ी से आपको वापस छोटी पे लाते हैं, उसकी भी डोसेज मैनेज करनी पड़ती है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन चीज़ों की तरफ मत जाएं अनलेस आप प्रॉपरली मॉनिटर हो रहे हैं और आप अपनी पूरी मेडिकल प्रॉब्लम्स अगले को बताएं। हम क्या करते हैं, उस डॉक्टर से सिर्फ उस चीज़ की बात करते हैं, बाकी मेडिकल कंडीशन नहीं बताते। ऐसे ही है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे वो तरीके बताएं जो एस्थेटिकली किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके क्लिनिक्स पे हो तो रहे हैं, ऑप्शंस तो दें व्यूअर्स को। टीकों से तो ये फिर भी बेहतर है। जी ऐसे ही है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि वो एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, तो ये एक तरह का विटामिन है जिसका नाम है एल-कार्निटीन, एक तरह का अमीनो एसिड है और हमारी बॉडी इसको ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, लाइक हमारा ब्रेन, हमारा लिवर इसको बनाता है ऑलरेडी एल-कार्निटीन को। और ये ओटीसी प्रोडक्ट, लाइक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होती है जिसको हम लोग बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर सकते हैं। लाइक विटामिन सी की जैसे टैबलेट्स होती हैं, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फार्मेसी से उसको ले भी सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सेम लाइक एल-कार्निटीन इज़ आल्सो ओटीसी प्रोडक्ट जिसको हम लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर सकते हैं। वही प्रोडक्ट हम लोग ओरल भी ले सकते हैं और वही हम लोग आईवी इंट्रावेनसली भी ले सकते हैं। इंट्रावेनसली में उसका नाम स्लिमिंग ड्रिप्स के नाम से पड़ गया है एल-कार्निटीन का, जो कि एक स्लोएस्ट प्रोसेस है और सेफेस्ट प्रोसेस है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये इसका तरीका क्या होता है? एक लगाते हैं, 10 लगाते हैं? इसमें अबाउट 10 to 15 ड्रिप्स का कोर्स होता है और ये बहुत स्लोएस्ट प्रोसेस है। इसके साथ भी हमें डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है और वर्कआउट को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत ही एक लाइटेस्ट फॉर्म है वेट को लॉस करने की। जैसे कि अगर हम लोग बाकी ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें आपको डाइट प्लान और वर्कआउट की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर एक ड्रग है, उसने अपना काम करना ही करना है। इसने अपना काम छोड़ देना अगर हम लोग डाइट प्लान को और वर्कआउट को फॉलो नहीं करेंगे तो, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे यूटिलाइज करता है फैट को, जो स्टोर्ड फैट है, वो बेली फैट है, वो जो भी फैट है स्टोर्ड हो चुकी है, स्टबर्न हो चुकी हुई है, ये उसको यूटिलाइज करवाता है। जब यूटिलाइज हो जाती है तो हम लोग को एनर्जेटिक फीलिंग भी मिलती है, हमारा स्टेमिना भी बेटर होता है और हमारा वेट लॉस भी ग्रेजुअली होना शुरू हो जाता है। सही। तो देखिए, हर चीज़ का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव व्यूअर्स होता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ये तो हमने एक मेजर चीज़ एड्रेस करनी थी जो आजकल वायरल हुई हुई है। इसके बाद ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फैट लॉस इंजेक्शंस भी होते हैं। अब वो टीके होते हैं जो जगहों पे लगते हैं, तो उनका क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि कुछ लोग मोटे नहीं होते, उनके सर्टन फेशियल फीचर्स या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन पे बहुत ही कम, जैसे कि चिन के नीचे, तो कौन सी जगहों पे वो लग सकते हैं? उसके अलावा भी और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? विटामिन्स की भी लोग ड्रिप्स वगैरह लगा रहे हैं, क्या वो भी एक सिमिलर चीज़ है? इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें गाइड करेंगे उमर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। उमर इलियास भट्टी हमारे साथ हैं, एस्थेटिशियन हैं। इनके माशाल्लाह 3-4 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर लाहौर और इंशाल्लाह इंटरनेशनल पूरे पाकिस्तान में प्लान है आपका, राइट? जी। और बाय द वे नेक्स्ट कहाँ खोलोगे? इस्लामाबाद का नेक्स्ट प्लान है। इस्लामाबाद का नेक्स्ट प्लान है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से निकाले। और बात ये कि व्यूअर्स, क्लिनिक पे क्लिनिक वही बंदा खोल सकता है जिसका काम अच्छा हो और जिसको ऑब्वियसली क्लाइंटल आ रही है ना, और क्लाइंट या पेशेंट उसी के पास आएगा जो बंदा काम अच्छा कर रहा है और जिसके नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रही। क्योंकि आजकल तो फेसबुक और मतलब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ज़माना है, 4 लोगों ने गलत आपका रिव्यू डाला, आपका काम ठप हो गया। सो हमें भी उन लोगों के रिव्यूज़ देख के ये जान पहचान के कि किस किस्म के पास बंदे के पास जा रहे हैं, जस्ट कम पैसे देख के व्यूअर्स अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं प्लीज़। क्योंकि लोग सिर्फ ये देखते हैं ना कि यार उमर के क्लिनिक में तो स्टार एस्थेटिक्स, राइट, कि अगर आपके क्लिनिक आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर 15,000 रुपये ले रहे हैं तो वहाँ पे तो 3,000 रुपये में कर रहे हैं। 3,000 रुपये आपको लगा क्या रहा है? दवाई की एक कॉस्ट होती है, ट्रीटमेंट की एक कॉस्ट होती है, मशीनों की एक कॉस्ट होती है जी। तो सोचना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने बात कर ली लाइपोसक्शन की और वेट लॉस के जो इंजेक्शंस लोग ले रहे हैं, कुछ जगहों पे भी आपने मुझे करेक्ट किया था, वो कौन से इंजेक्शंस होते हैं? आपने बात की थी फैट लॉस इंजेक्शंस की। तो फैट लॉस एक्चुअली उसका एक्चुअल नेम नहीं है, या कुछ लोगों को भी इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि वो फैट को लॉस नहीं कर रहे, एक्चुअली फैट को जस्ट मेल्ट कर रहे हैं। हम एक तो स्पेसिफिक पार्ट की फैट पर उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, लाइक बेली या चेन या आर्म्स, कहीं पे भी एक तो स्पेसिफिकली वहीं पे वो इंजेक्ट हो रहे हैं। सेकेंडली वो जस्ट उसको एक टाइम पीरियड में जस्ट मेल्ट कर रहे हैं, उसको निकालना आप नहीं है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए हम लोगों को, वर्कआउट्स और एक अच्छा डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, तो सेम लाइक हम लोगों को स्वेटी वर्कआउट के थ्रू ही उसको बॉडी से एक्सक्लूड करना है।
है वो खुद से नहीं निकलता। ठीक है। तो ये भी एक तरह का हमारा सेफेस्ट एक ट्रीटमेंट है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं फेस करना पड़ता और लेकिन राइट जगह पे। जी। व्यूअर्स अगेन ये वाले इंजेक्शंस क्योंकि लोगों ने एक्सेस करने शुरू कर दिए हैं तो लोगों ने अपने सैलॉन्स वगैरह में भी ना लोगों को लगाने शुरू कर दिए हैं। एक तो व्यूअर्स आप खुद गाइड करें कि इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, आपको गाइडेंस दी जाती है, आप इसकी ट्रेनिंग लेके ये काम करते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं घर पे बैठी हुई जाके ले आई, अच्छा चलो यार मुझे लग रहा है मेरा यहाँ से बाजू मोटा, मैं यहाँ लगा देती हूँ, मैं यहाँ लगा देती हूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो इसी तरह गलत बंदे के पास गई, उसने पूरे फेस पे लगवा लिए, उसके मुंह का उसकी पूरी स्किन ही लटक गई क्योंकि वो वहाँ पे कोलेजन भी खत्म हो गया उसका। तो कहाँ पे लगाए जाते हैं? वैसे तो जैसे कि फुल बॉडी में फेस भी इंक्लूड है, फेस पे भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैडम ने बताया कि फुल फेस उन्होंने लगवा लिए, तो फुल फेस एक ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपका चिन हो गया, जो एरिया हो गया, अगर जो को प्रोमिनेंट करना है, और चीक्स में, लोअर चीक्स में अगर आप कह सकते हैं ये वाला एरिया अगर आपकी चीक्स बहुत, बट अगेन व्यूअर्स अगर आपका ये मैसेटर मसल बहुत बड़ा हुआ है तो उसमें इंस्टेड बोटॉक्स लगेगा ताकि वो रिलैक्स हो सके। वहाँ पे आप फैट लॉस का इंजेक्शन इधर पे मसल में लगा देंगे तो आप अपने आप को नुकसान करेंगे। ऐसे ही है, वहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, और आपका मसल डैमेज होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि और क्या क्या तरीके हैं? जैसे कि अगर एस्थेटिक्स की बात की जाए कि एस्थेटिकली हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, तो आईवी जैसे वेट लॉस टिप्स की बात की और फैट मेल्टिंग इंजेक्शंस की बात की। इसके अलावा एनर्जी बेस्ड डिवाइसेज आ जाती हैं जैसे कि अल्ट्रासोनिक फैट कैविटेशन। हाँ। वो एक बहुत कारआमद और एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग फैट को मेल्ट डाउन कर सकते हैं। ये वो तो नहीं है जो एक वक्त में आया था कि फ्रीज कर दें, एक जिस्म का हिस्सा ऐसे पकड़ लें, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग शो इतने अरसे से कर रही हूँ और फिर लोग इन्वाइट भी करते हैं अपने क्लिनिक्स पे, तो मैं जाके ऑब्वियसली रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्वियसली जब मेरा भी वेट ज़्यादा था तो मैं गई, तो 4-5 लोग मेरे जानने वालों ने वो कराया था। वो ऐसे करके पकड़ते हैं उसको तो वो फ्रीज कर देते थे फैट को, अपेरेंटली थोड़ी उसमें दर्द भी काफ़ी होती थी, बट रिजल्ट्स किसी को खास अच्छे नहीं मिले। एक तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी थी, सेकंड वो क्या करता है कि वो पहले सक करता है उस पार्ट को, और सक करने से क्या होता है, वो जब आपका वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है, वहाँ पे ब्रूज बनना, वहाँ पे आपका पेन होना, वहाँ पे हार्डनेस होना, वहाँ पे मार्क्स बनना, ये सब कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे फेस करनी पड़ी थी हम लोगों को। सेकंड नंबर पे क्या था कि उसके रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे, एक तरह की ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो वो अब इतनी कारआमद नहीं है। ज़्यादातर जो अब न्यू प्रोसीजर्स की तरफ, गैस्ट्रिक बलूनिंग अगर हम लोग कह सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं, और हम लोग फैट मेल्टिंग इंजेक्शन, स्ट्रिप्स, या हम लोग फैट कैविटेशन जो भी हम लोग बात कर रहे थे हमारे बीच में रह गई, एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स की फ़ैट को मेल्ट डाउन करने के लिए। जैसे कि बात की कि ये भी निकाल नहीं रही, ये भी मेल्ट कर रही है, और हम लोगों ने अपने स्वेटी वर्कआउट से अपनी बॉडी से उस फैट को, अपनी लिक्विडी फैट को निकालना है, या तो यूरिनेशन के थ्रू निकलेगी या वो हमारे स्वेटिंग के थ्रू जो है वो। क्योंकि सवाल तो यही उठता है ना कि फिर वो फैट जाता क्या है, जाता कहाँ पे, वहाँ से निकल के किसी और जगह जाके लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, हमारी स्वेटिंग होती है, यूरिनेशन होती है, उन तीनों चीज़ों की मदद से हमारी बॉडी से वो निकल जाती है। ओके, सो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी और एज सच कोई खास इफेक्ट नहीं था। क्योंकि बात ये है ना व्यूअर्स कि अगर 6 to 8 वीक्स के बाद आपको नज़र आना शुरू होएगा और 1 से 1.5 इंच कम होगा, सो 1 से 1.5 इंच तो आप 8 हफ्ते में आराम से एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। और काफ़ी केसेस में तो वो जो आप बता रहे हैं ना 1 इंच, वो भी डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो दैट्स वाई फिर उसको टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया गया। अगर आप जाएं किसी एस्थेटिक क्लिनिक में, जो मॉडर्न क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे वो मशीन अवेलेबल ही नहीं, वो हमारे पास 1-2 और भी लोग आते हैं प्रोग्राम पे, और वो भी यही बता के गए हैं कि जोगन हमने वो मशीनें ले तो ली क्योंकि ट्रेंडिंग में थी, हर बंदा आस्क कर रहा था। ऐसे ही है, कहते हैं लिटरली फ्यू मंथ्स को यूज़ करने के बाद वो इतनी महंगी मशीन हमारे लिए यूजलेस हो गई। ऐसे ही है, और आगे उसको फारिग भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता। सो अगर हम जाएं परमानेंट या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ, तो उमर आप क्या गाइडेंस देंगे हमारे व्यूअर्स को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको, बट बॉयज़ भी, क्योंकि बॉयज़ बहुत अपने साथ अनहेल्दी चीज़ करते हैं। लड़के आई थिंक ज़्यादा उनमें पेशेंस होती है या कर लेते हैं मैनेज, तो क्या करते हैं कि सख्त अपने आप को मरलों से गुजारते हैं। 2-2 दफ़ा दिन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2.5 मैं आई नो दिस बॉय जो 2.5 घंटे डेली एक्सरसाइज कर रहा था और उसका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। एक पूरा हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहा है, बिकॉज सुबह भी एक्सरसाइज, रात को भी एक्सरसाइज, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, डाइट बिल्कुल 500 कैलोरी वाली ले रहा है। अब एक जवान जान 6 फुट का लड़का अगर 500 कैलोरी सिर्फ लेगा तो उसका क्या हाल होगा। ऐसे ही है। तो आपकी गाइडेंस क्या है?
अच्छा, 2 वेज हैं, जैसे कि आपने बोला, या तो बिल्कुल ही कैलोरीज को लो डाउन कर लेते हैं, या कुछ लोग तो ये भी गलतियां करते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम लोग 2 आवर्स या मैक्सिमम आवर्स अपने जिम में लगा रहे हैं, वर्कआउट पे कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, ले सकते हैं। वो जंक्स भी ले रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, और वो प्रोसेस आइटम्स भी ले रहे हैं, वो शुगर इनटेक भी हाई कर रहे हैं। तो एक साइड से जैसे कह लेना कि आप एक साइड से इनटेक कर रहे हैं, एक साइड से आप आउटटेक करी जा रहे हैं, तो फ़ायदा ही नहीं होता आपका वेट वहीं का वहीं रहता है। और जैसे आपने बताया कि कैलोरीज इतनी कम ले रहे हैं और इतने ज़्यादा टाइम्स को के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें उनका मसल लॉस, उनको फिज़िकल पेंस, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, जो उनको लीड कर सकता है एक सीरियस कंडीशन की तरफ। तो बेटर है कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका एक अच्छा डाइट प्लान और एक अच्छा आपका वर्कआउट प्लान। और वर्कआउट में ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग करें या जिम जाना ज़रूरी नहीं है। आप 40-50 मिनट्स या 60 मिनट्स एक जैसे रनिंग वॉक, जिसको हम लोग जॉगिंग बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। पुशअप्स घर पे कर सकते हैं, सिटअप्स, ये सब चीज़ें भी इनफ होती हैं। आपका क्लिनिक का नाम एक तो बता दें ताकि लोग सर्च कर लें जी जी पूरा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारे क्योंकि 5 क्लिनिक्स हैं और 5 क्लिनिक्स के 5 names- है माशाल्लाह, और not 5 3 to क्लिनिक्स के नेम्स जो हैं वो अलग हैं, उनके पीछे एक स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो नेम्स 500 क्लिनिक के अलग अलग हैं। 1 स्टार एस्थेटिक्स जो कि DHA फेज़ 5 में है, 2nd असायो एस्थेटिक्स जो कि गुलबर्ग ज़हूरुल्लाही रोड पे है, 3rd सोनाश एस्थेटिक्स जो MM आलम रोड पे है, 4th कैलिफोर्निया एस्थेटिक्स जो डिफेंस मोड़ पर है, और 5th जो है वो अभी खोला ना नहीं, एक्चुअली वो नाम से उसका भूल एरिया गया, का? मुराश एस्थेटिक्स जो गड़ी शाहू में है, जो क्वीन मैरी कॉलेज के सामने है। आप भी ज़रूर व्यूअर्स जाइएगा। देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जो चाहते हैं वो हो। पतला होना चाहते हैं, थोड़ा सा फेस वगैरह ये वो वटेवर, चाहे स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हाइड्रा फेशियल भी करवाना है, तो देखिए वो 20% ऑफ दे रहे हैं, वहाँ पे जाके करा ले। ऐसी जगह पे मत जाया करें व्यूअर्स जिसकी कोई गारंटी नहीं है और जो आपको प्राइसेस तो कम ऑफर करे लेकिन फ़ायदे की जगह नुकसान आपको होगा। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच उमर, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। और यहाँ पे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स हम ये करेंगे कि हम बात करेंगे कि किन किन जगहों पे समर वेकेशंस हैं पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट प्रोविंसेस में ऑप्शंस हैं हॉलीडेज़ पे, छुट्टियों पे जाना। सब तंग हुए हुए हैं, बच्चे भी चाह कह रहे हैं कि बाबा मामा हमें कहीं लेके जाएँ, तो वो क्या ऑप्शंस हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के किन एरियाज़ को आजकल और जनरली अगर हमने हॉलीडे पे जाना है तो कहाँ विज़िट करना चाहिए। हम अभी यही बात कर रहे थे सारे मिलके कि बड़ी अफसोस की बात है, इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा। मैंने बल्कि खुद पॉइंट आउट किया कि बाकू एक ऐसी जगह है हर बंदा जाना चाह रहा है। नो डाउट बाकू बड़ा खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान तो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सारे एरियाज़ इतने हसीन और ख़ूबसूरत है कि आप अगर हर साल एक प्रोविंस को भी कवर करें या एक एरिया को भी कवर करें तो 6-8 तो आपकी ट्रिप्स वहीं पे प्लान हो जाती हैं और रीज़नेबल, अफोर्डेबल। मतलब आप लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, बल्कि मिलियंस लोग तैयार कर सारी ज़िंदगी जमा करते हैं कि दुबई 2 दिन के लिए चले जाएं और एक कमरे में ठुस के 8 लोग रहें और वहाँ पे खज्जल होकर गर्मी में वापस आ जाएं। 1000 गुना बेहतर है कि अपने ही मुल्क को में ट्रैवल करें। हम बाहर वालों को कहते हैं कि आके टूरिज्म करें, आप खुद तो जाके अपने मुल्क को देखें। आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और गाइडेंस लेते हैं कि इन सब एरियाज़ में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ़याज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी हैव विद अस उमैमा तनवीर, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। एक्चुअली ये सारे ही हमारे शो के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं और हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो उमैमा विजुअल आर्टिस्ट, कंजर्वेटर एंड फोटोग्राफर हैं, तो इन्होंने तो सारे ही प्रोविंसेस जो हैं ट्रैवल किए हैं और उधर भी बड़ी खूबसूरत साइट्स देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैमा। वालेकुम सलाम। एंड देन वी हैव विद अस मोहम्मद अशर, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान सारे प्रोविंसेस एक्सप्लोर कर चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं। इनकी फ़ोटोग्राफ़ी और ट्रैवलिंग अगर हॉबी, जिस तरह हॉबीज़ की परसों बात कर रहे थे, तो ये इनकी हॉबीज़ हैं। वैसे तो बड़े ब्रिलियंट IT एक्सपर्ट है, तो सर आपको IT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तंग करेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम, ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं सर, आपसे ही बात शुरू करेंगे फ़याज़ भाई, क्योंकि आपने हमें गाइडेंस देनी है ऑब्वियसली रीज़नेबल। बिल्कुल। प्लीज़ सर, 10-10 लाख वाली ट्रिप्स नहीं कोई अफोर्ड करता, आजकल अफोर्डिंग लोग भी नहीं करते, तो प्लीज़ रीज़नेबल चीज़ हमें बताइएगा। शुरू करते हैं पंजाब से। जी पंजाब के बारे में हमें बताएं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे इस पे शामिल होने का और इस काबिल समझा। पंजाब
जो कि 5 दरियाओं की सरजमीन, और जिसमें के 2 मकामात अगर हम देखें दोनों एंड्स के, मरी को ले लें या फिर हम जो है वो हम फोर्ट मनरो को देख लें, तो इन दोनों एंड के दरमियान जो है वो फैले हुए मैदान, उसके अलावा हेरिटेज और उसके साथ साथ जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस वक्त तो हमारे पास अगर हम पंजाब की बात करें बिलखसूस, क्योंकि देखें ना जैसे कि अगर मैं लाहौर में रहती जी। हूँ तो फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा सूट करता है अगर बच्चे बार बार कह रहे हैं कहीं ले जाएं, या वैसे भी अगर कोई यंग कपल है जाना चाहता है तो यही होता है ना कि फिर एटलीस्ट उसी एरिया में ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता पड़ जाता है। बिल्कुल, वो इसलिए यहाँ से भी कि हमारे यहाँ कंपैरेटिवली दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह हमारे यहाँ इस चीज़ की जो है थोड़ी सी कमी तो है, लेकिन फिर भी उसको हम कमी को इस तरह पूरा करते हैं कि कुछ टूर ऑपरेटर्स भी टूर बना के दे रहे हैं, कुछ लोग अपने तौर पर इतने ज़्यादा अवेयरनेस है उन लोगों को इस टूरिज़म के हवाले से कि वो कोई भी प्लान बनाते हैं। अभी मुझे कल ही एक साहब ने बताया जी हमें तो अजीब पहुँचना है, मरी पहुँच गए हैं, तो बताएं होटल कौन सा करना है। तो मैंने कहा जी आपको पहले जाने से पहले मालूम होना चाहिए था कि होटल बुक करना चाहिए, तैयारी के साथ क्योंकि आजकल तो व्यूअर्स अप नॉर्थ आपको बहुत बिजी ही मिलेगी जगहें, क्योंकि सब अपने बच्चों को ले लेके निकल रहे हैं। जी हाँ, तो इस हवाले से ये है कि पंजाब में जो भी हम, क्योंकि मौसम का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हमें नॉर्दर्न एरिया की तरफ ट्रैवल करना है, और नॉर्दर्न में जो करीब तीन हमारे पंजाब में जो रीजन है वो तो हमारा मरी का ही है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो हम पूरे साल को अगर कवर करें तो पंजाब के वो बाज़ इलाके जो अभी तक हमारी पहुँच में हैं लेकिन हमारी उसमें जो है ना नॉलेज में नहीं थे, उसमें जो हमारी जो सोन वैली है जिसके के कई मकामात जो हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि जिनको कभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम 3-3.5 हज़ार फुट की बुलंदी जो कि 3.5 घंटे की ड्राइव पर है, टीला जोगियाँ की शक्ल में है, चाहल अब्दाल की शक्ल में है, उसके अलावा कलकहा की रेंज के जितने सर वहाँ पे स्टे के लिए हैं अरेंजमेंट? जी, उसमें ये है कि वो जो डे एक्सकर्शन की बात है वो है कि आप डे एक्सकर्शन के लिए जाइए, आप डे के लिए जाइए, स्पेंड कीजिए डे अपना, और बच्चों को और बड़ों दोनों के लिए बड़ा है कि हर एज हर उम्र के लिए है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी आसान है। आप वहाँ जाकर जो अल्लाह ताला की खूबसूरती है इस नेचर के हवाले से उसको एंजॉय कीजिए। स्केसर का इलाका जो सोन स्केसर का इलाका है उसमें आप स्टे कीजिए। उसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं सोन वैली के वो इतने एक्सेसिबल हैं और इतने खूबसूरत हैं कि आपको जो इनिशियली जो 3-3.5 हज़ार फुट की बुलंदी और मौसम की तब्दीली वो आपको बाखूबी वहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल सही। तो ज़रूरी नहीं है कि केपी के साइड पे जाएं या गिलगित जाएं, बल्तिस्तान जाएं। जी मैडम, पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में हमारा पंजाब एग्जैक्टली। आप जैसे इन्होंने सून केसकर की बात की है तो वहाँ पे हमारे पास उचाली लेक है, वहाँ पे हमारे पास स्टे के लिए भी है। हम वहाँ पे 1 डे ट्रिप ना करें, हम वहाँ पे जाएं और मतलब वहाँ पे हमारे पास होटल्स भी हैं जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं विद फैमिली। और सबसे अच्छा मौसम मैं कहूँगी कि हम उचाली जाने का या उचाली देखने का हमारे पास ये है कि हम दिसंबर में जाएँ। फ्लेमिंगोज आते हैं हमारे पास, माइग्रेटेड बर्ड्स जो हैं हमारे पास, वो पिंक बर्ड्स जिसे कहते हैं और डक्स कहते हैं, वो मतलब बहुत खूबसूरत व्यू है उसको देखने का, मतलब उचाली का। देन वी हैव अब अगर मैरिड कपल जा रहा है हनीमून के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मियाँ बीवी भी जा सकते हैं, बच्चों को लेके जाना है तो सोचिए उनके लिए कितना बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत खबीकी लेक है, उसके साथ ही है उचाली के बिल्कुल थोड़ी सी ही फासले पे हाफ एन आवर की ड्राइव होगी। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे स्टे करें। वहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से मुकामात भी बनाए गए हैं जहाँ पे आप स्टे करें, कोई पिकनिक करें, कुछ खाने के लिए साथ ले जाएं, वहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ एंजॉय करके एंड देन यू कैन कम बैक। एंड देन वी हैव चनियोट। अगर हम हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उमर हयात हवेली है, चनियोट की इतनी खूबसूरत मस्जिद है, मंदिर है वहाँ पे। हमारे पास वहाँ का जो है मतलब ब्रिज है। और ये मैम के लिए भी तस्वीरें भी व्यूअर्स आपको हमने साथ आपके साथ शेयर की हैं। ऑब्वियसली ये डिफरेंट इलाकों की हैं, बट हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और विजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वी हैव भावलपुर। भावलपुर मेरा बहुत फेवरेट सिटी है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, नवाबों का शहर जिसे हम कहते हैं। और वहाँ पे ठहरने के भी बड़े बहुत डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। फैमिलीज के लिए बड़ा अच्छा है। और वहाँ पे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए कितनी गाइडेंस है। मैं गई नहीं हूँ भावलपुर, इट्स ब्यूटीफुल। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी रिसेंटली वापस आई पीएचडी करके, वो मेरी कनेट की फ्रेंड थी एंड शी आस्क्ड मी कि मैम हम कहाँ जा सकते हैं। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा तुमने अगर एक्सप्लोर ही करना है और तुम्हें हेरिटेज इतना पसंद है देन गो टू मुल्तान एंड भावलपुर। एंड शी सेड टू मी कि मुझे सब लोग कह रहे हैं तुम एम कह रही हो नहीं जाना ये करना है, तो कहती मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। मैं कहा तुम जाओ एंड यू विल एंजॉय। अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे गई एंड देन शी इज लाइक कि जाना अपनी जगह है लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि क्या करना है, क्या करना है। हाँ। अगर थोड़ी सी गाइडेंस लेके जाएं
तो बड़ा इजी हो जाता बहुत है। ज़्यादा। तो हमारे पास मुल्तान है, सिटी ऑफ सेंट्स है, आपके पास इतने वहाँ पे देखने के विजुअल्स हैं, आपके पास भावलपुर है, सिटी ऑफ नवाब्स है, मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा खूबसूरत तो आपको मतलब। और यहाँ पे मैं एक बात पॉइंट आउट करूँ कि बैंकॉक हो गया, अपना दुबई हो गया, इन जगहों पे लोग भागते हैं गर्मियों में, तो वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी होती है, मरने वाला हाल हुआ होता है। और भावलपुर में तो आपके पास जगह बहुत है ना रहने के लिए भी, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप कहीं पे भी रह सकते हैं, किसी भी जगह पे रह सकते And हैं, affordable. रेस्ट हाउस हैं और अफोर्डेबल। यस जी भाई। जी, पंजाब तो बेसिकली आजकल के हिसाब से तो मरी ही है, लेकिन वही बात है जिस तरह माइमा ने कहा कि हमारे पास जो साउथ है हमारा वो बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर अगर आपको आर्किटेक्चर से थोड़ा सा लगाव है, आर्किटेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। जिस तरह ये बहावलपुर है, इससे आगे आप चले जाएं तो सादकाबाद तक, रहीमिया रहान, फिर हमारे पास डेजर्ट है यहाँ पे इतना प्यारा, चोलिस्तान है। उसके बाद आजकल के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टफ़ है, सीज़न इस तरह का है, लेकिन विंटर में बहुत प्यारा है। फिर वहाँ पे रैलीज़ होती हैं, डेजर्ट्स हैं, पंजाब में डेजर्ट्स हमारे पास हैं। उसके बाद ये जिस तरह फोर्ट मनरू इन्होंने रेफ़र किया, फोर्ट मनरू आजकल के हिसाब से बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत प्लेजेंट मौसम है आजकल। तो इस तरह से पंजाब को एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली इस मौसम में थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए क्योंकि लोग गर्मी से भागते हैं, तो इसमें तो नॉर्थ ही है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि नॉर्थ में आप चेक करके जाएँ, जो रिहाइश है उसको प्रॉपर बुक करके जाएँ क्योंकि आजकल रश बहुत ज़्यादा है। अब देखिए ना, आप लोग भी, आपका जी चाह आप उठ के निकल गए, बट उठ के निकलना ये नहीं होता कि सुबह उठे और गाड़ी में बैठे निकल गए, उसमें भी 1-2 दिन तो लगाए ना अपनी प्लानिंग के अंदर। जो लोग एक्चुअली रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, आप लोग तीनों ये जानते होंगे, वो प्लानिंग के साथ निकलते हैं। वही कहते हैं ना, बेलगाम घोड़े की तरह बंदा निकल पड़े, आगे से समझ ही नहीं। लड़के जा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो प्लान करके जाएं। अशर भाई, लड़के भी अगर जा रहे हैं, अगर 8 लड़के साथ जा रहे हैं, चलो एक ठिकाना 2 छोकरों को तो मिल जाएगा ठहरने के लिए, 8 लड़के साथ जा रहे हैं, अब स्टे की जगह नहीं मिल रही, फिर गए हैं सारी रात, अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी और आप तंग होंगे तो आपको भी पता है कि फिर नेक्स्ट डे आपका फिर ट्रिप 1 दिन की होनी है, 2 दिन की होनी है। सो प्लानिंग तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि हमारे पास पंजाब में, जैसे इन्होंने चोलिस्तान की बात की तो मुझे याद आ गया, मार्च का महीना है जिसमें हमारे पास चोलिस्तान में उनका एक फेस्टिवल लगता है जिसे हम चनन पीर का फेस्टिवल कहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल, आई कवर्ड इट लास्ट ईयर एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। मतलब आप भावलपुर में स्टे करें, 40 मिनट्स की ड्राइव है, आप चोलिस्तान जाएँ और मतलब आप जो है दिस वन, ये जगह, हाँ, ये वाली जगह, ये जगह। और ये इतना खूबसूरत अब है। मुझे बताएं कि अगर आप बच्चों को यहाँ पे लेके जाते हैं, एक ज़माना होता था जब मेले शेले लगते थे, अब भी कुछ गांव देहातों में लगते हैं बट कम होता है, कम होता है, हाँ। तो एक मेला लगा हुआ है, बच्चे अगले 3 दिन वहीं पे उछल कूद करते रहेंगे। तो बात यह कि एक अपने उसको, ये भी मेरे ख्याल से वहीं की शायद तस्वीर थी, दिखाएंगे एक तो आप फिर से। हाँ, तो ये देखें ना, अब ये भी इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी आप इंटरनेशनली कहीं हैं, कहीं सर्कस जो है जिस तरह बाहर की ममालिक। इसकी जुमेरातें होती हैं, जी जुमेरातें होती हैं, उसकी पांचवी जुमेरात का ये है। 5वीं जुमेरात पे इसका जो सबसे बड़ा जो इसका क्लाइमेक्स होता है, हाँ। गैदरिंग होती है। और ये शादियां करते हैं, ऊंटों की शादियां करते हैं उसमें, यू नो a lot of things there। वो देखो ना, उसकी खुशी देखो जरा तैयबा जी की। तैयबा जी कह रही है वेरी गुड आइडिया। तैयबा जी, अभी हमने एक और प्रोविंस पे भी जाना है जिसका नाम सिंध है, तो अभी आप वो तो सुन लेना, अभी सिंध की भी हम बात करेंगे। मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो जहाँ जिस प्रोविंस में रहते हैं, सूबे में रहते हैं, वो उस एरिया को तो एक्सप्लोर करें ना, फिर बाहर निकले दूसरी जगहों पे। जी इसी मेरा भी अपना सस्ता नुस्खा करें। हाँ, पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इसी हवाले से होता है कि पहले तो हम लाहौर बताते खुद जो कि तहजीबों का शहर है, जो कि बागात का शहर है, जो कि कॉलेजेस का शहर है, जो कि हम इसे पर्ल सिटी भी कहते हैं और साथ में इसे फाउंटेन सिटी भी कहते हैं, तो इसको तो एक्सप्लोर करें। हमारे अक्सर लोगों को पूछा जाए जी आपने नीवी मस्जिद देखी है, वो किधर है, कितने है? अच्छा जी, आपने अंदरूनी शहर में अंदरूनी गेट पे आसिफ जाह की वैली देखी है, वो किधर है? तो हमारे बच्चों को अगर ये इल्म नहीं है, हमारी हेरिटेज का जो लोकल हेरिटेज है उसके बारे में इल्म नहीं है, तो उसके साथ साथ, और आजकल छुट्टियां हैं तो दे मस्ट बी टेकन, उनको लेके जाना चाहिए। डे ट्रिप्स तो मारे ना, कर सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं सिंध की तरफ। जी, सिंध में यकीनी हर बात है, बंदा कराची भागता है जी, मैक्सिमम हैदराबाद। सिंध जो है जी हमारा वो सूबा है जो कि सकाफत के अतबार से भी और नेचर के अतबार से खूबसूरत तरीन है, और उसके साथ जो बड़ा उसका जो एक प्लस पॉइंट है वो वहाँ का समंदर है। समंदर जो है वो आप किसी मौसम में भी चले जाएँ, मॉडरेटली क्लाइमेट रहती है, तो यकीनी बात है समंदर की जितनी भी साइट्स हैं उसकी, खा वो जो है मनोड़ा हो, खा वो दीगर साइट्स हों टूवर्ड्स बलूचिस्तान की तरफ जाते हुए जितनी भी साइट्स हैं वो साइट्स हों,
या गोरख हिल जैसी साइट हो जो कि अगेन सिंध के लोगों के लिए एक बड़ी एक ऐसी साइट है जिसका टेम्परेचर जो है गर्मियों में भी ऑलमोस्ट आपको 20 के दरम्यान मिलता है। और उसके साथ साथ लाहौत नामकां है, सैंड स्पिट है। तो देयर आर सो मेनी साइट्स कि जिनको अगर कवर किया जाए, अगर पहले लोग वहाँ से इब्तदा करें, अपने इलाके से इब्तदा करें, तो यकीनी बात है कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे चल सकेंगे। और अगेन ये है कि उनके लिए मुसाफत जो है हमारे नॉर्दर्न एरिया के लिए बहुत लंबी है, इवन के पंजाब के लिए बहुत लंबी, 1211 किलोमीटर चल के वो यहाँ आएंगे और उसके बाद उन्होंने आगे नॉर्दर्न एरिया में जाना है। तो उससे बेहतर ये है कि पहले वो अपने उस इलाके को एक्सप्लोर करें, उसके बाद उसी प्लानिंग के तहत फिर हमारे दीगर इलाकों की तरफ ट्रैवल करें। जी मैम, अब जैसे कि आप भी कह रही थी कि जुगन अभी सिंध साइड को हाँ, अभी अवॉइड करना चाहिए गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अभी सुबह ही बात कर रहे थे कि यार कहीं निकलते हैं और यही वाली डिस्कशन हुई थी कि यार कराची साइड अगर सिंध साइड आते हैं तो बहुत गर्मी है, बहुत। बट अगर आप सिंध में रहते हैं तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर वन डे ट्रिप कर सकते हैं, ठट्टा की मस्जिद है वहाँ पे, हम वहाँ पे जा सकते हैं। मकलिया कब्रस्तान है। इफ़ यू लव, मतलब आई पर्सनली लव हेरिटेज अलॉट एंड लव हिस्ट्री अलॉट, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। हाँ बल्कि हाँ वो बिल्कुल वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपका इससे इंटरेस्ट है तो आप अपने बच्चों को लेके जाएं। उनका डे ट्रिप हो सकता है, आप कराची से निकलें 1 घंटे 1.5 घंटे की मुसाफत पे। और देखिए कराची में ही बीचेस वगैरह हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत महंगे भी हैं, हट्स वगैरह बंदा ले लेता है, बट उसके अलावा अफोर्डेबल प्राइस में भी जो कराची में और उसके गिरदोनवा में, आई थिंक हैदराबाद में भी बीचेस हैं, आप वहाँ पे का स्टे ले लें 2 दिन का, बच्चों को लेके फैमिली को चले जाएं, पानी में भी खेलेंगे, वो भी करेंगे, तो एक मज़े की एक्टिविटी हो जाती है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2-3 दिन की पिकनिक कर लें आप। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की एटलीस्ट एक ट्रिप तो हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को इन चीज़ों का टेंशन नहीं होती कि ये मुल्क और वो मुल्क और ये जगह और वो वजह, ये हमारे मसाइल होते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों को अपना हेरिटेज दिखाना चाहिए। मतलब आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ उनको पता ही नहीं होता। मतलब अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक बच्चे से पूछा कि मीनार पाकिस्तान का, उसने कहा बहरिया टाउन। मैंने कहा मतलब ये दिस इज एक तो बहरिया टाउन वालों ने इतनी चीजें बना दी हैं कि आईफल टावर भी वहीं पे ही है। आईफल टावर में पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। जी देखिए सिंध में अगर आप देखें तो सिंध में रह रहे हैं तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट जगह ना मेरे ख्याल में आजकल के मौसम में ट्रैवल के लिए वो है कोस्टल हाईवे। कोस्टल हाईवे आप जाएं वो वाकई एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। कोस्टल हाईवे, हाँ जी, कोस्टल हाईवे जो सिंध को कनेक्ट करती है गवादर से, कराची को गवादर से कनेक्ट करती है। यार गवादर कितना खूबसूरत, लिटरली इतनी खूबसूरत है और उस पे इतने रॉ बीचेस हैं। और सर अगर आप इजाज़त है, गवादर में बाय द वे व्यूअर्स बहुत डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ पे भी अब स्टे के बहुत से मौके क्रिएट हुए क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, और क्योंकि अब इतनी वहाँ डेवलपमेंट हो गई तो बड़ी खूबसूरत जगह है। बच्चों को हफ्ता 10 दिन के लिए आप लेके जा, हफ्ता 10 दिन नहीं बट 5 to 7 डेज के लिए लेके जा सकते हैं, जो कि मोर अफोर्डेबल होती है। और वो जो एरिया है ना अगर आप उसको देखें, इस पर ट्रैवल करें तो वो रोड भी बहुत अच्छी है। पहली बात तो कि रोड बहुत अच्छी है, ये तो पाकिस्तान में ये मसला जी रोड नहीं है, रोड बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि इतनी खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं आपके दोनों साइड से, ना रश है ना लोग हैं, रॉ बीचेस हैं और इतने कुंड मलीर है, उसके बाद गोल्डन बीच है, फिर थोड़ा सा आप अंदर जाएं वेल कैनोज हैं, यानी कि हमारे पास उधर इतने प्यारे वेल कैनोज हैं, मड वेल कैनोज वो किताबों में बच्चे ये चीजें पढ़ते हैं, व्यूअर्स अगर दिखा दें ज्योग्राफी की किताबों में ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और आजकल के मौसम में भी वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है क्योंकि समंदर है साथ, पूरा थ्रू आउट कोस्टल हाईवे का मतलब ही है कि समंदर है। और बाय द वे रात को तो बहुत ही अच्छी बल्कि ठंडी हवा चल रही होती है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। हमारे पास हंगोल नेशनल पार्क है और वो इतना खूबसूरत है, कोस्टल हाईवे के ऊपर है। कोस्टल हाईवे इतनी खूबसूरत है कि मेरा ख्याल है मेरे जैसा बंदा कहेगा बस यहीं दरमियान में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इसको देखते रहें। बेटा आप जैसे ही होगा, हमारा जैसा कहेगा हम जा रहे हैं। बट ओके, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले किचन में भी भिंडी तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, भिंडी मसाला तैयार है और आपने माशाल्लाह इतना खुश कर दिया पूरा पाकिस्तान घुमा के, तो बड़ा इन्जॉय किया आप सबकी डिस्कशन और बहुत अच्छा लगा। भिंडी मसाला तैयार है और पर्सनली मुझे ये खमीरी रोटी जो तंदूरी रोटी होती है ना उसके साथ बड़ी मज़े की लगती है। थैंक यू सो मच मेरी जान। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप अलबत्ता सुनती रहिएगा सारा कुछ क्योंकि अभी हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, KPK की, कश्मीर की एंड बलूचिस्तान की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है जो हमें गाइड कर रहे हैं। सर जी फॉरन ही नाउ लेट्स गो इनटू KPK, क्योंकि KPK एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। जब भी गर्मियाँ स्पेशली आती हैं हर बंदा वहीं भागता है, सर्दियों में तो बेसिकली वो एक तरह से शट डाउन हो जाता है। जी KPK, पहले तो मैं इस बात को थोड़ा सा वजाहत से कर दूँ
पाकिस्तान दुनिया के एक यूनिक कंट्री है, ये मुल्क है, जिसमें कि बैक वक्त 28,000 फुट की बुलंदी से लेकर और जो डेप्थ है वो अवेलेबल है, ये दुनिया के किसी मुल्क में। इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है और पर्टिकुलर केपी के, वो कुदरती मनाजर से भरपूर है। मौसम की जो तगैर जो है उसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि गर्मी भी आपको मिल रही है। आप सवात चले जाते हैं, अगर आप लोअर सवात में हैं तो आपको लग रहा है कि जी आप गर्मी में हैं, लेकिन द मोमेंट आप अपर सवात में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सर्दी का माहौल मिलता है। तो केपी के तो जिसे कहा जाए ना कि जी हम जैसे उर्फ़ आम में कहते हैं, हालांकि मैं कहता हूँ कि पेरिस और या हमारा जो स्विट्ज़रलैंड है, इट शुड बी कंपेयर्ड विद केपी के। हम केपी के को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे यहाँ की वर्जिन ब्यूटी है। उसमें अगर आप मालम जब्बा जाएँ, आप कलाम जाएँ, आप उतरोट जाएँ, आप उसके साथ साथ मालम उसकी जो वैलीज़ हैं, दीगर साइट्स हैं ऑफ कलाम साइट्स, जिसमें कि जो है शाही बाग है और टूवर्ड्स अतरोत की तरफ जैसे मैंने आपको जिक्र किया वो है। और उसके साथ साथ अभी मालम जब्बा से भी कुछ और वैलीज़ का भी लोगों ने, जो जब से ही हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा फ़रोग पाया है, उससे ये हुआ है कि बहुत से मकामी लोगों ने उन साइट्स को भी एक्सप्लोर किया है जो कि पहले एक्सेसिबल नहीं थी। और मौसम और वहाँ पर नेचर और वहाँ की जो कल्चर है वो इतना खूबसूरत है कि हमें उसको यकीनी बात है उसको कवर करना चाहिए। और लोगों के लिए इसकी रीच आउट भी बहुत आसान है कि आप एक दिन में 5 घंटे की ड्राइव में आप कलाम से या बल्कि KPK में पहुंच जाते हैं। सही जी मैम जी, क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है, मैं चाहती हूँ हम एटलीस्ट कवर कर लें। अच्छा, गलियात रीजन में अभी स्पेशली इसका जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि जो हमारे पास मशपुरी टॉप है, जैसे मीरन जानी सबसे हाईएस्ट टॉप है उसकी, सेकंड नंबर पे हमारे पास मशपुरी आता है। आप मशपुरी टॉप इस टाइम पे बहुत बेस्ट टाइम है वहाँ पे जाने का, क्योंकि वहाँ पे डेजीज़ का सीज़न है। इट विल लुक लाइक कि आप किसी फेरी टेल में जो है ना वो जिंदा है करने के लिए। और ये जो आप सारी सेलिब्रिटीज की तस्वीरें देखते हैं ना, सर के ऊपर उन्होंने डेजीज का क्राउन पहना हुआ है, वो आपको मशपुरी टॉप तक सारी डेजीज मिलेंगी पूरे का पूरा। वो बहुत, मैं कहती हूँ कि किसी ने विजिट करना है, इस टाइम पे विजिट करना है तो जुलाई के मिड तक वहाँ पे डेजीज होंगी, ज़रूर विजिट करें कि आप ज़रूर जाएँ वहाँ पे। आप कहाँ का रेकमेंड करें? KPK में जो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल जिसको इग्नोर किया ना हमने एरिया को, वो चित्राल का एरिया। चित्राल का एरिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे लोग नहीं जाते, थोड़ा सा ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अब रोड बहुत बेहतर बन गए हैं, लवारी टनल्स बन गई हैं, तो बहुत बेहतर हो गया। और वहाँ पे स्टे के भी बड़े अच्छे स्टे की अच्छी आप ऑप्शन VIP भी रह सकते हैं और आप बिल्कुल मिड रेंज हर में भी रह किस्म की स्टे अवेलेबल है। तो चित्राल और उसके सराउंडिंग में जो एरिया है, वैलीज़ हैं बहुत प्यारी, ककलश्त है, उसके बाद आगे फिर हमारे पास बूनी है, फिर उससे आगे जाएं तो शंदूर तक आप जा सकते हैं, तो मेरा बहुत खूबसूरत है। फिर अगर उससे आगे इस साइड पे थोड़ा सा अगर आपको ट्रैकिंग वगैरह या जिस तरह लड़के जा रहे हैं तो फिर वो कोरम्बर वाली साइड है, ब्रोगिल वैली है, तो ये सारा एरिया थोड़ा सा इग्नोर्ड है। ये भी KPK। आई वांट टू गो टू बलूचिस्तान नाउ, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान वाले भाई बहन कह रहे होंगे कि हम कहाँ जाएं। जी जी हाँ जी, बलूचिस्तान में जैसे वहाँ पे भी बीचेस हैं। बिल्कुल वो बीचेस जो कि बिल्कुल वर्जन हैं, अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। हमारा बलूचिस्तान का इलाका जो है वो तो इंतहाई मालामाल है इस खूबसूरती से। लोग ना क्वेटा से आगे सोचते ही नहीं है। जी, कोयटा बताते खुद एक खूबसूरत शहर है, बहुत लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि गवादर जैसा जो है वो उसका हैमर हेड पे चले जाएं, या आप जो है उड़मारा में चले जाएं जहाँ के सन बीच जो है उसकी गोल्डन जो सैंड ऐसी है कि इस पर आप ब्लू कोट के साथ अगर बैठ जाएं, ब्लू सूट के साथ नीचे बैठें या लेट जाएं और उसके बाद जब उठें तो बिल्कुल आपका ब्लू जो सूट है वो बिल्कुल साफ़ होगा। इस तरह के वर्जन बीचेज़ हैं। और उसके साथ साथ जो जिस तरह के कोस्टल हाईवे का जिक्र किया गया, तो कोस्टल हाईवे का एक्सेस जो है वो अब जिवनी तक, जो कि पाकिस्तान की लास्ट शहर है जो कि मिलाता है आपको आगे चाबहार के साथ, तो उसके अतबार से देखा जाए तो बलूचिस्तान तो माला माल है, लेकिन अगेन वो जो हमारी इग्नोरेंस है अपने इलाकों के बारे में वो थोड़ी सी। अच्छा, अब जो बलूचिस्तान की बीचेज़ हैं वो इतनी, जैसे कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। उसमें आपको एक बड़ा, लोग कहते हैं जी हम बाहर जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे बायोलुमिनास होती है वहाँ पे, वो जो ब्लू कलर का जैसे मैं करने के लिए डॉल्फिन होती हैं, वो आप वहाँ पे एक्सप्लोर करें वो वाली बीचेज़, वहाँ पे आपको बायोलुमिनास मिलेगी, आपको लगेगा कि कोई मैजिक ही हो रहा है। पानी की लहर आई है, साथ ही ब्लू, जो पूरी की पूरी ब्लू हो गई है। इट्स अ मतलब बायो का एक फिनोमेना होता है जिसमें जो है ना वो अपने आप को लिट करते हैं जब वो वेव से बाहर आती है, जो हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। देन हंगोल है, हंगोल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे पास वो प्रिंसेस ऑफ होप है वहाँ पे, वो इतना खूबसूरत है वहाँ पे, आप मतलब जो है ना वो लाजमी वहाँ पे एक्सप्लोर करें। मैंने खैर 2 दफ़ा ट्राई किया था, बट मेरे साथ ये तब गवादर में जो है ये थोड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, तो 2 दफ़ा हमारा ट्रिप कैंसिल हुआ वहाँ पे। तो गवादर को अगर आपने प्लान करना है तो आपने पहले से
प्रॉपर प्लान करके जाना भाई, है, क्योंकि कहीं पे भी yes, जाएं प्रॉपर proper प्लानिंग से plan जाएं। करके जाएंगे, हाँ। मैं तो कहती हूँ सुबह काम क्योंकि पे वहाँ भी पे आना है तो थोड़ा- पूरे दिन की अपनी तैयारी करके निकले, उससे फिर आपका फोकस और डिसिप्लिन भी ठीक रहता है। जी सर। जी, बलूचिस्तान के बारे में ये कि वो एक ऐसा सूबा है जिसमें आपको माउंटेन से लेके सी लेवल तक सब कुछ मिलता है। अगर आप ज़ियारत से स्टार्ट करें तो ज़ियारत में आपको बर्फ़ और सारा कुछ माउंटेन्स हर चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद जब आप कोस्टल पे आएँ तो आपको बीचेस इतने प्यारे अवेलेबल हैं और बिल्कुल रॉ बीचेस हैं, उधर कोई गया ही नहीं, आप जाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो सर आपसे फाइनली कुछ टिप्स गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर, उधर के कुछ स्पॉट्स 2-3 हमें बता दें, और इंशाल्लाह व्यूअर्स हम फिर करेंगे प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम रख के विजुअल्स के साथ आपको दिखाएंगे। इसको हम ज़रा मज़ीद और इस एपिसोड को बेहतर डेवलप करके फिर फ्यू वीक्स के बाद आप लोगों को फिर मैं तकलीफ़ दूंगी, ताकि हम हर प्रोविंस को लेके उसकी फिर चीज़ें विजुअल दिखाएं और पूरा फिर प्रोग्राम उसी पे करें, क्योंकि तो बहुत वास्ट बात है। जी सर। गिलगित बल्तिस्तान जो है जी, वो सूबा है या वो ऐसा इलाका जिसमें के जी माउंटेन्स के एतबार से अगर देखा जाए तो 8000 हमारे यहाँ बहुत 5 बड़े हैं, सारे के सारे इसी में मौजूद हैं और नॉर्दर्न एरिया में मौजूद हैं। उसमें स्कर्दू जो कि अनटैप एरिया था, लेकिन अब माशाल्लाह उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो स्कर्दू की वैली में खरमंग वैली है, शिगर वैली है, स्कर्दू इटसेल्फ है, क्वाडू है और दीगर साइट्स, और उसके साथ साथ जो उसमें सरफरंगा डेजर्ट है, जहाँ के मैं गुज़श्ता 5-6 सालों से हम एक डेजर्ट रैली भी मुनक़्क़द करते हैं, और उसका मकसद भी सिर्फ डेजर्ट रैली का मुनक़्क़द करने का मकसद सिर्फ ये है कि स्कर्दू के और बल्तिस्तान के कल्चर को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और वहाँ के मकीन जो हैं उनको जो सोशल बेनिफिट्स है, उसका इकनॉमिक बेनिफिट है, वो भी दिया जाए। इसी तरह गिलगित जो है उसमें भी जो हुंजा की वैली है, यासीन फंडर है, गोपिस है और दीगर साइट्स हैं, टू अप टिल हमारा जो बॉर्डर है, जो कि हाईएस्ट जो है रोड लिंक बॉर्डर है ऑफ द वर्ल्ड, उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर प्लान करके जाएं, बहुत अच्छे तरीके से पहले से प्लान करें। इससे ये होगा कि एक अच्छा टूर मैनेज कर सकेंगे और एक अच्छी मेमोरीज़ जो है वो ले सकेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। और व्यूअर्स, इसी तरह हमारी फैमिली में कोई ना कोई इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं। आजकल तो ट्रैवलिंग एक बड़ी कॉमन हॉबी हो चुकी है, तो आप उन लोगों से गाइडेंस लें। अब आप अगर किसी से पूछेंगे तो वो आपको ना तो नहीं करेंगे ना, आप उनसे गाइडेंस लें, कुछ उनसे आइडियाज़ लें, और अगर नहीं समझ आ रही तो टूरिज़्म की प्रॉपर कंपनीज़ हैं, जैसे कि सर आप तो इंटरनेशनल टूर्स बाकू वगैरह सब चीज़ों के प्लान करते हैं, और आप खुद ये कह रहे हैं कि पहले अपने मुल्क को डिस्कवर कर लो, अगर अफोर्ड करते हो ज़रूर जाओ बाकू, पूरी दुनिया घूमो, बट द फैक्ट इज़ दैट प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ आगे निकलना चाहिए, ताकि आप भी तंग ना होए। क्योंकि अक्सर लोग वो जो कहते हैं ना, मिस मैनेजमेंट की वजह से पूरी उनकी छुट्टी बर्बाद हो जाती है कि मिसेस नाराज़ होकर कि यार सोने की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो चादरें इतनी गंदी थी, ये तो इतनी स्मेल आ रही थी फॉर एग्जांपल, या आपने तो हमारा प्लान ही नहीं किया कि हम लोग वहाँ पहुँच तो गए, अब हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह कैसे पहुँचेंगे। तो बात ये कि व्यूअर्स, अब जैसे आप अगर अप नॉर्थ पहुँचेंगे तो वहाँ पे तो आपको कोई मतलब जो होता है ना कार सर्विस तो नहीं मिलेगी ना, जिसको आप अपने फ़ोन से चेक करें। सो सब चीज़ों को प्लानिंग के साथ लेके चलें, बड़े अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज़ें हो सकती हैं। प्लानिंग के साथ जाएं ताकि आप भी इंजॉय करें, आपकी फैमिली भी इंजॉय करे। सो हैव अ लवली डे व्यूअर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। हमारे गेस्ट का, शेफ तैयबा का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।